ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया था? प्रायोरिटी क्यूज कैसे बेसिकली बनानी है, और उसमें जो बेसिक ऑपरेशंस है कि ऐड कैसे करना है कोई भी एलिमेंट, इंसर्ट कैसे करना है बेसिकली, और उसमें से रिमूव कैसे करना है कोई भी एलिमेंट, और पीक कैसे करना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट कैसे निकालना है, वो देखा था हमने। बनाई मिनिमम हीप थी, लेकिन अगर बनानी मैक्सिमम हीप हो तो बस यहाँ पे 3 जगह पे सिंबल चेंज करने होते हैं, बाकी सारा कोड सेम रहता है। तो प्रायोरिटी क्यू थी क्या? एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे आप हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट, जो कि मिनिमम वैल्यू हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, आपको लॉगरिथमिक टाइम में इंसर्ट होकर मिल जाए उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट नहीं, नॉर्मल इंसर्शन आपका लॉगरिथमिक टाइम में हो जाए, और आपका जो रिमूवल है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट लॉग एन में रिमूव हो पाए और रिटर्न भी हो पाए। लेकिन अगर सिर्फ पीक करना हो तो कांस्टेंट टाइम में आप पीक कर पाओ। तो हमने अप हिपिफाई और डाउन हिपिफाई नाम के 2 फंक्शंस देखे थे, जिनकी मदद से हमने क्या करा था, जिनकी मदद से हमने प्रायोरिटी क्यू डिजाइन करी थी। तो क्या सबने एटलीस्ट ये वाला क्वेश्चन जो पेप कोडिंग के पोर्टल पर है हाल फिलहाल, तो क्या ये सबने सबमिट कर दिया था? दिया था। सबने लास्ट क्लास अटेंड करी थी यहाँ पर? कर दिया था, कह रहा था ये अपना एक गिट पे है क्या? हाँ बोलो। क्या गिट पे डाल रखा है क्वेश्चन आपने क्या? हाँ गिट पे डाल रखा है। 2 मिनट रुको। हाँ, क्या हुआ? कुछ डाउट था केस में? नहीं नहीं, वो यार आ रहा था, वो देख लूंगा मैं, कोई नहीं। ठीक है। ओके, तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले आज क्या देखने वाले हैं, आज भी मेनली तो थ्योरी ही रहेगा हमारा प्रायोरिटी क्यू का, लेकिन थ्योरी में हम थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैं एक बार प्रायोरिटी क्यू का वो क्वेश्चन खोल लेता हूँ। प्रायोरिटी क्यू कहाँ गया? हैश मैप हीप में, आपका बाइनरी हीप में डिजाइन प्रायोरिटी क्यू नाम का क्वेश्चन है, और हीप सॉर्ट है। ये 2 क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली आज एक नया सिंटैक्स या नया तरीके का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि अपनी बनाई हुई प्रायोरिटी क्यू में हम इम्प्लीमेंट करने वाले होंगे। खुद की बनाई हुई प्रायोरिटी क्यू में वो वाला फीचर हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो फीचर क्या है? हम अपनी प्रायोरिटी क्यू को ऐसी प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे जो कि किसी भी तरह का बेसिकली ऑब्जेक्ट ले पाए, किसी भी तरह का डेटा ले पाए, और उस डेटा पर फिर सॉर्टिंग कर पाए, उस डेटा को मिनिमम या मैक्सिमम अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर पाए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो ऑलरेडी मैंने कोड लिखा था, तो मैं पहले तो लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, या उससे भी पहले एक चीज और डिस्कस करनी है। हमने अभी जो बेसिकली कंस्ट्रक्टर बनाया था, उस कंस्ट्रक्टर में क्या हमने एक भी डेटा प्रोवाइड किया था हाल फिलहाल? जो हमारा कंस्ट्रक्टर था, इनफैक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। तो अगर कंस्ट्रक्टर है ही नहीं तो एम्प्टी वाला कंस्ट्रक्टर है, और एम्प्टी पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर में क्या डेटा इनिशियली नल होगा, मतलब एम्प्टी होगा, नल तो नहीं, खाली अरे लिस्ट होगा इनिशियली। यस। यस, और अगर आपको एन एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं तो एक एलिमेंट को इंसर्ट करने का हमने देखा था अप में लॉग एन टाइम लगता है। तो एन एलिमेंट्स को इंसर्ट करने में log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 अप टिल log n, तो एन log n टाइम लग जाएगा। लेकिन आप जो इंसर्शन है ऑफलाइन तरीके से इससे भी कम टाइम में कर पाओगे। कुछ नया कोड नहीं लिखना होगा आपको, बस एक वो कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा। सबसे पहली बात, मैं वो वाला कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ जो कि एम्प्टी पैरामीटर वाला होगा। तो एक कंस्ट्रक्टर जो कि एम्प्टी पैरामीटर वाला है, उसमें कुछ नहीं हो रहा, वो खाली बॉडी वाला कंस्ट्रक्टर है। इसमें कुछ भी ऐसा अभी हाल फिलहाल नहीं हो रहा, या फिर हो भी रहा है तो आप बस यही बोल सकते हो डेटा इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट हो रहा है। और जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम क्या कह रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि भाई डेटा इनिशियली एम्प्टी अरे लिस्ट होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट में ऊपर ही कर देता हूँ। लेकिन उसमें हम पूरी की पूरी अगर एरे पास करना चाहें तो वो कर पाए, मतलब मैं पूरा का पूरा डेटा एक साथ पास करना चाहूँ, तो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर मैं बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं सारा का सारा डेटा एक बारी में इंसर्ट करना करना चाहूँ तो वो भी हो जाए, एक साथ बहुत सारा डेटा इंसर्ट करना चाहूँ तो वो भी हो जाए। तो एक तो तरीका यही है कि भाई लूप लगा दो और बस ऐड कर दो, मतलब सारे डेटा के ऊपर लूप लगाओ फॉर इंट वैल ऑफ डेटा, और जस्ट ऐड ऑफ वैल कर दो, काम हो जाएगा। हाँ जी। यस और नो, बाकी लोग भी बताओ। लेकिन इसको करने में कितना टाइम लगेगा, ये वाला स्टेप करने में, लग जाए। लाइन चलाने में?
n इंटू log n। n log n भाई, एक इंसर्शन n का log n का और है तो n टाइम्स इंसर्शन n log n के होंगे, जहाँ पे एरे का साइज n है। लेकिन हम चाहते हैं यार ये n log n से कम में हो जाए। ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है, जो कि एक साथ ऑफलाइन डेटा इंसर्ट कर रहा है, ऑफलाइन डेटा मतलब एक साथ इकट्ठा सारा का सारा डेटा हमें ऑलरेडी मिल रखा है, उसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे वो क्वेश्चन बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो ये आपका ये क्या खुल गया, ठीक है, इसमें न्यू विंडो, ये कैसे खुल गई? इसमें तो वो था ना, चलो कोई ना, दोबारा खोल लेते हैं। तो हमारे पास हैश में हीप में डिजाइन क्राइटेरिया, ओके। तो हम ये वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो जब हमने इंसर्ट किया था, तो हमने बेसिकली सबसे लास्ट में जाके इंसर्ट किया था, जब अप एपीफाई की मदद से इंसर्ट किया था, हाँ या ना? जब हमने अप एपीफाई की मदद से इंसर्ट किया तो हमने क्या बोला, लास्ट में जाकर एरे के लास्ट में, एरे लिस्ट के लास्ट में इंसर्ट कर दो और फिर उसको अपने अकॉर्डिंग ऊपर जाने दो। हाँ हाँ जी। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, आप ध्यान से देखो, अगर मेरे को ये पूरा का पूरा डेटा एक साथ मिल जाता है, अगर मुझे ये पूरा का पूरा डेटा एक साथ मिल जाता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे डेटा को पहले तो एरे लिस्ट में इंसर्ट करवा लूंगा। मैं इस पूरे डेटा को इकट्ठा एक साथ एरे लिस्ट में इंसर्ट करवा लूंगा, जो मेरा बेसिकली डेटा मेंबर है। तो मेरा पास 50 रूट पे होगा। मतलब अभी मैं ये नहीं सोच रहा कि भाई मेरा जो एक्चुअल डेटा है वो क्या हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉर नाउ। मैं सिर्फ और सिर्फ बस इंसर्शन करते जा रहा हूँ, एरे लिस्ट में पीछे पीछे इंसर्ट करता रह रहा हूँ। तो मेरे को बता सकते हो 50 का लेफ्ट चाइल्ड और 50 का राइट चाइल्ड फटाफट कौन बनने वाला है? फटाफट, अभी बिना सोचे समझे, बस जैसे इंसर्ट, बेसिकली जो आपको पूरा का पूरा डेटा आ रखा है वो एक साथ आपको मिल रखा है, तो आपको डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हो एरे लिस्ट के अंदर। 60 लेफ्ट में, 60 लेफ्ट में मिल जाएगा, फिर 20 राइट में, 20 राइट में, फिर 60 का लेफ्ट और 60 का राइट कौन होने वाला है? 60 का लेफ्ट 20 वो 70। 2 मिनट रुको, मैं 4 नोट्स बना लेता हूँ, यहाँ पे भी 4 नोट्स बना लेता हूँ। तो आप बोल रहे हो कि 60 का लेफ्ट होगा 20, 60 का राइट नहीं नहीं 70, 70, 40, 40, 10, 10, 30। 30। चलो ठीक है, इतना बहुत है। तो हमने ये सारा डेटा एक साथ करके क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। या अगर मान लो और भी डेटा लेना हो तो इसमें तो अभी बहुत छोटा ड्राई रन हो जाएगा, वरना मान लो मैं 80 भी इंसर्ट करना चाहता हूँ, मान लो मैं फिर आपका 30 के 80 के बाद 35 भी इंसर्ट करना चाहता हूँ, या फिर 25 भी इंसर्ट करना चाहता हूँ, और मान लो मैं 2-3 डेटा और इंसर्ट करना चाहता हूँ, और अभी भी हम मिन हीप ही बनाना चाहते हैं। 25 के बाद मैं लेट से आपका 15 इंसर्ट करना चाहता हूँ, और फिर लेट से मैं 15 के बाद 35 इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो अभी के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली इंसर्ट कर दो बिना सोचे समझे कि हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी वायलेट कर रही है। तो यहाँ पर आपका डेटा बेसिकली 30 के बाद कितनी नोट्स बचेंगी, 4 बचेंगी। तो 1 2 3 और 4 डायरेक्टली जाके डेटा आपका हीप के फॉर्मेट में बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका 80 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 25 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 15 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 35 आ जाएगा। इतना क्लियर है सबको? सिर्फ कंप्लीट बाइनरी ट्री बना लो विदाउट कंसिडरिंग द कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी। अब सॉरी, विद कंसिडरिंग कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी बट विदाउट कंसिडरिंग हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी। हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को भूल जाओ कि रूट सबसे छोटा होना चाहिए, वो सब भूल जाओ। अब उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए वैसे यूजुअली हम इंसर्शन करते थे तो क्या करते थे, अप ईपीफाई या फिर डाउन ईपीफाई? इंसर्शन किया था तो अप ईपीफाई किया था। अब आप क्या करो, अप हिपीफाई की जगह डाउन हिपीफाई कर दो। आपको क्योंकि सारा का सारा डेटा एक साथ पता है ना, तो ऐसा करो कि डाउन हिपीफाई चला दो। आपको हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करवानी है, लेकिन अप हिपीफाई में ना अगर एक एक करके इंसर्ट कर रहे हो तो n log n टाइम लग रहा है। अगर डाउन हिपीफाई करेंगे तो कम टाइम लगेगा। देखते हैं कैसे। और डाउन हिपीफाई अगर मैं 50 से स्टार्ट करवाऊंगा ना तो गलत हो जाएगा लॉजिक, क्योंकि 50 के लिए डाउन हिपीफाई आप तभी चला सकते हो, मतलब 50 को आप नीचे तभी लेके जा सकते हो जब उसका लेफ्ट सब ट्री हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को वायलेट ना कर रहा हो, मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा हो, और साथ के साथ राइट सब ट्री हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो। क्या ये लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री कंपलसरी है कि हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये तो चलो बाय चांस कर भी रहे हैं, नहीं इनफैक्ट नहीं कर रहा। क्या ये दोनों सब ट्रीज हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं। नहीं।
तो आप जो डाउन ईपीफाई है, अगर आपको सारा डेटा एक साथ दे रखा था तो आप रूट नोड से डाउन ईपीफाई स्टार्ट नहीं कर सकते। जब अप ईपीफाई करते थे रूट नोड से ही करते थे। अप ईपीफाई आप बोलते थे बेसिकली, सॉरी, अप ईपीफाई जब आप करते थे तो लास्ट इंडेक्स से करते थे कि भाई जो भी इंडेक्स इंसर्ट हो रहा है उस इंडेक्स पर अप ईपीफाई कर दो। जब 0th इंडेक्स इंसर्ट हुआ तो इस पर अप ईपीफाई चला दो, जब फर्स्ट इंडेक्स इंसर्ट हुआ इस पे चला दो, जब सेकंड इंडेक्स इंसर्ट हुआ तो इस पे अप ईपीफाई चला दो। लेकिन अब क्या करेंगे, अब जब पूरा डेटा एक साथ है ना तो डाउन ईपीफाई चालू करना है और लास्ट नोड से चालू करना है। मतलब ये 10th इंडेक्स है तो यहाँ से चालू करो। इसके लिए क्या डाउन ईपीफाई कुछ भी काम करेगा? मतलब क्या ये नीचे जा सकता है? 35 वाली नोड नहीं। नहीं, 15 वाली नोड नहीं, 25 वाली नोड नहीं, 80 वाली नोड नहीं, भाई कोई इसके नीचे नोड ही नहीं है ना, लीफ नोड है। 70 वाली नोड नहीं, सिमिलरली 10 वाली नोड नहीं, भाई इनके लिए कोई नोड है ही नहीं चिल्ड्रन में। तो एसेंशियली आपका पहली बार हो सकता है जो चले डाउन ईपीफाई वो 4th इंडेक्स के लिए चले। तो भाई आधा काम तो यहीं पे टल गया, आधी एरर तो यहीं टल गई, डाउन ईपीफाई चला ही नहीं इनके लिए क्योंकि वो लीफ नोड थी, उनके नीचे कोई नोड थी नहीं। अब 40 अपना डाउन ईपीफाई चलाना चाहता है। किसी भी नोड के लिए डाउन ईपीफाई आप तभी चला सकते हो जब उसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को वायलेट ना कर रहा हो, सेटिस्फाइड हो। तो राइट सब ट्री भी कर रहा है और लेफ्ट सब ट्री भी कर रहा है, हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, एक ही तो नोड है। तो अब 40 पूछ रहा है कि क्या मेरे लेफ्ट चाइल्ड और मेरे राइट चाइल्ड में, क्या मेरे को अपनी, अब मैं खुद ही मिनिमम हूँ या फिर मेरा लेफ्ट चाइल्ड मिनिमम है या मेरा राइट चाइल्ड मिनिमम है? बताओ भाई कौन मिनिमम है इन तीनों में से? 15। तो 40 जो है वो डाउन ईपीफाई करने पर क्या बोलेगा, वो 15 के साथ स्वैप कर लेगा और फिर और नीचे डाउन ईपीफाई चलाएंगे, लेकिन अब और नीचे कुछ है नहीं। तो 15 वाला सब ट्री पूरा सेटिस्फाइड हो चुका है। तो डाउन ईपीफाई सबसे पहले चलाया हमने 15 के ऊपर, सॉरी 4th इंडेक्स के ऊपर। जैसे ही 4th इंडेक्स पे चलाया वो डाउन ईपीफाई हो गया। अब मैं डाउन ईपीफाई करना चाहता हूँ 3rd इंडेक्स के ऊपर। तो उल्टे ऑर्डर में डाउन ईपीफाई चला रहे हैं। देखो लाइन कोड तो एक लाइन का होने वाला है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब 3rd इंडेक्स के ऊपर डाउन ईपीफाई चलाया तो वो भी बोल रहा है इन तीनों नोड्स में से, रूट, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, इन तीनों नोड्स में से मिनिमम नोड कौन सी है? 70, 80 और 25 में से जो मिनिमम वैल्यू है वो 25 है। तो 70 को 25 के साथ स्वैप करवा लेना चाहिए। तो मैं इसको रेड से दिखा देता हूँ, रेड तो चलो ऑलरेडी यूज है, येलो ही ले लेते हैं। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 75, सॉरी 70, और काम पूरा हो चुका है। ये वाला सब ट्री भी हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, ये वाला सब ट्री भी हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, यस और नो? जी भैया। 15, 40, 35 में से मिनिमम है 15, 25, 80, 70 में से मिनिमम है 25। अब मिनिमम, सॉरी डाउन ईपीफाई, अब जो डाउन ईपीफाई है वो आपको चलाना है सेकंड इंडेक्स पे, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर 0th इंडेक्स पे, उल्टे ऑर्डर में चला रहे हैं। तो अब डाउन ईपीफाई मैं लिख देता हूँ किस किस पे चलेगा। पहले सेकंड इंडेक्स पे, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे, और फिर 0th इंडेक्स पे, लास्ट में जाके डाउन ईपीफाई चलने वाला है। तो अभी सबसे पहले हमने सेकंड इंडेक्स पे चलाया डाउन ईपीफाई। तो इन तीनों में से मिनिमम पूछा, 10 निकला, तो 10 को ऊपर भेज दिया। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 10 ले आए, यहाँ पर 20 ले आए, क्योंकि डाउन ईपीफाई कर रहे हैं तो नीचे वाले से पूछ रहे हैं, चिल्ड्रनों से पूछ रहे हैं। फिर ये भी अपना हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब फर्स्ट इंडेक्स पर डाउन ईपीफाई चलाना। अब 60 पूछेगा कि भाई लेफ्ट सब ट्री ये हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका मिनिमम उसके रूट पर पड़ा है, हाँ जी। राइट सब ट्री भी मिनिमम प्रॉपर्टी लाइक हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका भी मिनिमम उसके रूट पे पड़ा है। अब इन तीनों में से मिनिमम 15 है तो मुझे 15 के साथ स्वैप होना चाहिए। तो मैं इसको व्हाइट में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 60। क्या 60 और भी नीचे जाने की ट्राई करेगा? यस और नो? यस। 60 के लेफ्ट में है 40, 60 के राइट में है 35। बताओ किसके साथ स्वैप करें 60 को? 10 से। 35 से। 10 तो इंडेक्स है, यहाँ पर आ जाएगा 35, यहाँ पर आ जाएगा 60, और फाइनली और नीचे नहीं जा पाएगा। और लास्ट में जाके अब आपका रूट जो है वो डाउन ईपीफाई कॉल चलाएगा। 50 पूछेगा, लेफ्ट चाइल्ड क्या तू अपने रूट का, अपनी सब ट्री का मिनिमम है? हाँ। राइट, तू क्या अपने रूट का मिनिमम है? हाँ। मतलब दोनों ही बॉर्डर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मेरे को डाउन ईपीफाई लास्ट में चलाना है। तो मैं पूछूंगा कि भाई मेरे को किसके साथ स्वैप करना चाहिए, जो दोनों में से छोटा हो। तो 50 शुड बी स्वैप्ड विद 10। तो इसको भी मैं वाइट में दिखा देता हूँ। 50 को 10 बना दो, नीचे वाले के साथ स्वैप करके इसको 50 बना दो। अभी और भी नीचे डालने की ट्राई करेगा। तो अब 50, 20 और 30 से पूछेगा तो उसको 20 के साथ स्वैप करना ज़्यादा बेटर लगेगा। फाइनली 10 रूट पे, 15 इधर, 20 इधर, 25, 35, 50, 30, 80, 70, 40, 60, क्या है पूरा का पूरा ट्री जो फाइनली बना है? क्या ये हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या पूरे ट्री का मिनिमम रूट पर है, लेफ्ट सब ट्री का मिनिमम लेफ्ट सब ट्री के रूट पर, राइट सब ट्री का मिनिमम राइट सब ट्री के रूट पर, एंड सो ऑन? यस। यस।
तो काम क्या हुआ, काम बस यही हुआ कि भाई हर बार इंसर्ट करते समय लास्ट इंडेक्स पर अपीपीफाई मत चलाओ। पूरा का पूरा अगर आपके पास डेटा एक बार में है कंस्ट्रक्टर में, आपको पूरा का पूरा अगर डेटा मिल रखा है, तो इंस्टेड ऑफ रनिंग अपीपीफाई ऑन ऑल द indices, just run a down apify all on the indices from right to left, from last index to the starting index। और इससे होगा क्या, इससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी वो बात की बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ लीनियर हो जाएगी, n log n से n हो जाएगी सिर्फ। तो आप क्या करो, आप पहले सारा का सारा डेटा इंसर्ट करवा लो फॉर इंट वैल डेटा, डायरेक्टली कहाँ पर ऐड करवा के नहीं, डेटा डॉट ऐड करवा के, मतलब एरलिस्ट में ऐड करवा लो। एरलिस्ट में बिना हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते हुए जस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेट इंसर्ट करवा दो। और अब हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए उल्टा लूप चलाना, मतलब इंडेक्स चलाना डेटा डॉट साइज -1 से लेकर इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, इंडेक्स माइनस माइनस, और अब डाउन हीपीफाई कॉल कर देना इस वाले इंडेक्स पर। और इससे होगा क्या, इससे अब आपका जो हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई कर जाएगी ओवरऑल। तो दोनों चीजें सेटिस्फाई कर पाएंगी, कंप्लीट बाइनरी प्रॉपर्टी भी, कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी भी, और साथ ही साथ हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी भी। ऑल्दो ये वाला कंस्ट्रक्टर चाहिए नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि होगा क्या इस कंस्ट्रक्टर को चलाने से। तो अगर मैं मान लो लेट सपोज, लेकिन चलाएंगे तो फिर भाई ये पूरा कोड हटाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इस कोड को कॉपी मारते हैं और एक बार एडिटर में पेस्ट मार देते हैं। इनफैक्ट पूरा ही कोड कॉपी मारते हैं, एक बार एडिटर में पेस्ट मारते हैं। और ये मेन फंक्शन अभी के लिए ना मैं ऐसे ही जस्ट मतलब टेस्ट केस ले रहा हूँ, हार्ड कोडिंग कर रहा हूँ टेस्ट केस की। तो प्रायोरिटी क्यू बनाई, जो ये खुद की प्रायोरिटी क्यू है, ये वाली प्रायोरिटी क्यू बनाई क्लास, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया प्रायोरिटी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। और इसमें मैं क्या चाहता हूँ, एक एरे ऐड हो जाए। तो प्राइवेट एक मैं एरे बना लेता हूँ, इंट ARR या इंट डेटा इज इक्वल्स टू रैंडम, बेसिकली रैंडम ऑर्डर में लूंगा 50 60 20 70 40 10, 50 60 20 70 40 10, इतना ही ले लेते हैं अभी के लिए। और अगर मैं जैसे ही बेसिकली प्रायोरिटी क्यू पहले पहले ये एरे बनानी पड़ेगी, और मेरे को अगर इसको कंस्ट्रक्टर में पास करना है तो क्या मैं डायरेक्टली डेटा पास कर सकता हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर? यस। और जब तक मेरे यस। पास कुछ कुछ नोट्स पॉप हो सकते हैं तब तक मैं कुछ नोट्स पॉप करवाऊंगा, और देखते हैं पॉप करवाने पर क्या आता है। रिमूव फंक्शन का नाम है। तो जब तक रिमूव हो सकती हैं तब तक रिमूव करवाऊंगा। जिस दिन बेसिकली रिमूव नहीं हो पाएंगी उस दिन हम बोल देंगे कि काम खत्म। एक बार देखते हैं मतलब कि सही ऑर्डर आ रहा है या नहीं आ रहा। आइडियली सबसे पहले पॉप कौन होना चाहिए, और थोड़ा बहुत दिक्कत भी आ गई। डेटा डॉट एड वेल कैन नॉट फाइंड सिंबल डेटा। अच्छा, इसको डेटा की जगह एरर कर दो ताकि दोनों में डिफरेंस इसको समझ आ जाए। बहुत ही बढ़िया। ऐसा टाइप्स क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते? अच्छा, नाम सेम है, लेकिन फिर इन्होंने भी तो बनाया ही था। इन्होंने कैसे बना लिया था फिर? इन्होंने भी तो बनाया था, हम भी बना ही रहे हैं। इंटीजर एरे, इंटीजर एरे, एरे ऐसी बनती है ना? ठीक बनी है ना मैंने एरे? हाँ सही। इंटीजर एरे, प्रायोरिटी क्यू, न्यू प्रायोरिटी क्यू, और मैंने डेटा पास कर दिया। इसको भी एक बार के लिए एरर नाम दे देते हैं, वैसे इससे फर्क नहीं पड़ रहा। नो आर्ग्यूमेंट्स, प्रायोरिटी क्यू, फाउंड इंटीजर एरे, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स डिफर इन एरे लिस्ट। भाई मेरे को तो ये वाले प्रायोरिटी क्यों चाहिए, ये कौन सी पकड़ रहा है? तो लास्ट लाइन में पीक्यू की जगह एआर कर दो ना, एआर। कहाँ पे? पीक्यू आपने ग्लोबल कर रखा है ना, या नहीं? पीक्यू। ये देखो, ये आपकी क्लास है प्रायोरिटी क्यू, तो इसमें आपने एक डेटा लिया,
एक एम्प्टी वाला कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि हमें यूज आएगा नहीं, लेकिन स्टिल बना लिया। और एक प्रायोरिटी क्यू ये वाला कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें बेसिकली एक एरे ले रहा है ये। हमने क्या करा, पहले सारी एरे के एलिमेंट्स को डेटा में भर लिया, मतलब एरे लिस्ट में भर लिया, और फिर उस एरे लिस्ट पे लूप लगा के, उल्टा लूप लगा के हमने डाउन टिपिफाई कॉल कर दिया। तो क्या दिक्कत है? सर कंस्ट्रक्टर को वर्ड दे दिया। ओह सॉरी भाई साहब, ऊप्स, इतने टाइम से नहीं पढ़ाई तो कंस्ट्रक्टर के आगे वर्ड लिख रहे हैं। ओके सो 10 20 40 50 60 70 क्या सॉर्टेड ऑर्डर आ रहा है? एक एक करके पॉप कर रहे हैं। तो सबसे पहले मिनिमम पॉप होगा, फिर सेकंड मिनिमम पॉप होगा, फिर थर्ड मिनिमम पॉप होगा, एंड सो ऑन। यस और नो? हाँ जी। तो ये आपका जो कंस्ट्रक्टर अब बना है ये एफिशिएंट कंस्ट्रक्टर है। एफिशिएंट कंस्ट्रक्टर इन द सेंस कि आपको अगर ऑफलाइन डेटा दिया जाता, आपको अगर सारा का सारा डेटा एक साथ दिया जाता और आपसे बोला जाता कि भाई मेरे को ना इंसर्ट कर दो ये सारा का सारा डेटा, ये सारा डेटा एक साथ इंसर्ट कर दो, तो आप इंस्टेड ऑफ अप ईपीफाई एन लॉग एन में चलाने के आप डाउन ईपीफाई भी चला सकते थे, जो कि आपका मात्र लीनियर टाइम में चलेगा। अब बस वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर क्यों लग रही है वो समझना अलग बात है। वैसे प्रूफ इतना जरूरी नहीं है, मतलब चाहते हो तो करवा देता हूँ, लेकिन इतना प्रूफ जरूरी नहीं है। बस ऐसे समझा देता हूँ कि लीनियर कैसे होगा, वो फॉर्मूला दिखा देता हूँ। तो ये लीनियर टाइम में इंसर्शन करके दे देगा। तो अगर टोटल एन एलिमेंट्स लीनियर टाइम में इंसर्ट हो रहे हैं तो एक एलिमेंट कितने टाइम में इंसर्ट हो रहा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो सिंगल इंसर्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट टाइम पर इंसर्शन आप मान सकते हो। अगर आपको सारा का सारा डेटा ऑफलाइन दिया होता है, ये जरूरी है, सारा डेटा ऑफलाइन दिया होता, दैट इज व्हेन यू कैन से पर इंसर्शन इट विल बी कांस्टेंट, नॉट इवन लॉग इन। तो उस सेंस में थोड़ा सा फायदेमंद हो जाएगा, लेकिन सारा का सारा डेटा आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए जो इंसर्ट होने वाला है। वो नहीं पता होगा तो नहीं हो पाएगा ये काम। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये एन लॉग एन से एन में हो कैसे गया। पहले अगर मेरा ये प्रायोरिटी क्यू था, मतलब ये बाइनरी ट्री था, देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है आज की क्लास, तो कुछ समझ आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो ये आपका हीप था, अगर मैंने अप ईपीवाई चलाया था तो वर्स्ट केस में अप ईपीवाई पूरा लॉगिन चल सकता है, पूरी हाइट जितना, जिस भी नोड से आप ईपीवाई चला रहे हो। यस, यस सर। सबसे पहले हमने रूट से अप ईपीवाई चलाया होगा, उसके लिए ऊपर वाली हाइट 1 है, तो सबसे पहले 1 का टाइम लगा। फिर इस नोड के लिए अप ईपीवाई चलाया होगा, इसने अपने और अपने पेरेंट के बीच में कंपैरिजन करा होगा, तो 2 टाइम मान सकते हो। फिर इसके लिए अप ईपीवाई चलाया होगा, इसके लिए कितना टाइम लगा होगा? 3 लग सकता है। 2 ही लगा होगा ना इस वाली नोड के लिए, तो एक अच्छा। और एक, तो मतलब हाइट का जितना। इस वाली नोड के लिए अब 3 लगा होगा, इस वाली नोड के लिए भी 3, इस वाली नोड के लिए भी 3, और इस वाली नोड के लिए भी 3। तो 3 वाला काम कितनी बार हुआ होगा? 4 बार हुआ होगा, क्योंकि 4 नोड है जिनकी हाइट 3 है, मतलब जिनकी डेप्थ 3 है, नॉट हाइट। यस। यस सर। एंड फाइनली इन सारी नोड्स के लिए कितना कितना काम होगा वर्स्ट केस में आप में? 4। 4 4 का काम होगा। और ऐसी है कितनी नोड्स जिनके लिए 4 4 हाइट का काम होगा? 8। 8 नोड्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं हाइट मेरी कांस्टेंट बेसिकली लॉग एन मान लूं, तो मेरी 1 × 1 प्लस 2 या फिर इसको ऐसे लिख दो 1 × 2⁻0 प्लस 2 × 2⁻1 प्लस 3 × 2⁻2, मतलब 3 × 4 प्लस 4 × 2⁻3, दैट इज 8, 4 × 8। ऐसे टाइम लग रहा है टोटल अप वाले फंक्शन में। यस सर। और अगर इस पूरी सीरीज को एजीपी वाली सीरीज को सॉल्व करोगे तो आपका ओवरऑल टाइम निकलेगा एल लॉग एन। ये है अप ईपीफाई का टाइम, अगर आप ऊपर ऊपर भेजते हो तो। लेकिन अगर आप डाउन ईपीफाई चलाओगे तो डाउन ईपीफाई बताओ, सबसे पहले सबसे रूट वाली नोड से स्टार्ट हो रहा है या फिर सबसे आखिरी वाली नोड से स्टार्ट हो रहा है? नीचे से। नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए डाउन ईपीफाई चला, फिर इसके लिए चला, फिर इसके लिए चला, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। क्या इन सारी नोड्स के लिए डाउन ईपीफाई में कांस्टेंट टाइम मान सकता हूँ? क्योंकि ये तो बेस केस ही है, क्योंकि ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना तो राइट चाइल्ड है। यस सर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो 8 नोड जिनके लिए पहले 4 हाइट का काम हो रहा था, अब उन 8 नोड्स के लिए सिर्फ कांस्टेंट काम हो रहा है, सिर्फ एक काम हो रहा है। पहले 4 यूनिट्स का काम 8 नोड्स के लिए हो रहा था, अब 8 नोड्स का काम एक, बेसिकली एक ऑपरेशन हो रहा है। फिर इन चारों नोड्स के लिए कितना काम होगा डाउन एपीफाई में? 3 हो 2 यूनिट्स सकता का, 2 यूनिट्स का, एक पेरेंट और एक उसका चाइल्ड। इन दोनों नोड के लिए कितना यूनिट्स का काम होगा, मतलब हाइट कितनी है इन दोनों नोड्स यूनिट्स की, इनके नीचे नीचे?
3 3 है। और फाइनली रूट नोड के लिए सबसे ज्यादा काम होगा जो कि 4 हाइट का होगा। तो क्या सीरीज में फर्क देख पा रहे हो? देखो यहाँ पर जिसके लिए सबसे ज्यादा काम हो रहा था वो सबसे ज्यादा नोड्स थी, इन सारी नोड्स के लिए सबसे ज्यादा काम हो रहा था क्योंकि अप ईपीफाई था। लेकिन डाउन ईपीफाई में एक अकेली नोड के लिए सबसे ज्यादा काम हो रहा है। तो एक नोड पर ज्यादा काम करना वर्सेस ज्यादा नोड्स पर, और ज्यादा नोड्स पे कम काम करना, जो कि डाउन ईपीफाई में है। एक नोड पर ज्यादा काम करना, 4 यूनिट का काम करना, ज्यादा नोड्स पर कम काम करना, ये प्रेफरेबल होना चाहिए, या फिर कम नोड पर कम काम करना और ज्यादा नोड्स पर ज्यादा काम करना, कौन सा प्रेफर्ड करना चाहिए? ज़्यादा पे कम। ज्यादा नोड्स पे कम। तो अगर ये सीरीज का सम निकालोगे तो ये कितना निकलेगा? ये निकलेगा 2 की पावर हाइट इंटू 1 प्लस 2 की पावर हाइट माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 की पावर हाइट माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 की पावर हाइट माइनस 4 इंटू 4 एंड सो ऑन आप बोल सकते हो। लास्ट में जाएगा ये आपका 1 इंटू नंबर ऑफ हाइट, या फिर 1 इंटू n/2 ऑलमोस्ट। तो जब इस पूरी सीरीज का अगेन सम निकालोगे तो ये लीनियर निकलेगा। तो वो मैं डिराइव करके नहीं दिखा रहा, लेकिन ये ऑर्डर ऑफ एन निकल रहा होगा। मतलब पूरा एग्जैक्टली एन नहीं निकलता, ये 2n या फिर n log ऑफ log n कुछ ऐसा करके लिखने का, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसको लीनियर मान सकते हो। अप्रोक्सीमेटली यू कैन से दिस विल बी लीनियर। तो ओवरऑल बात समझ आई है कि ये कम क्यों है और अपीपी वाला काम ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पे एक नोड के लिए 4 काम, सॉरी एक काम, इन दोनों नोट्स के लिए 2-2 काम, इन सारे नोट्स के लिए 3-3 यूनिट्स का काम, इन सारे यूनिट्स नोट्स के लिए 8 बेसिकली 8 नोट्स के लिए 4-4 यूनिट का काम। डाउन ईपीफाई में क्या हो रहा है? एक नोड के लिए 4 यूनिट नो डाउट, बट 2 नोड्स के लिए सिर्फ 3 यूनिट, 4 नोड्स के लिए सिर्फ 2 यूनिट, और 8 नोड्स के लिए सिर्फ कांस्टेंट काम हो रहा है, 1 यूनिट ऑफ काम हो रहा है। तो इसलिए ओवरऑल ये वाला सीरीज कम सम देगा, ये वाला सीरीज ज्यादा सम देगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये हमने डिस्कस कर लिया कि प्रायोरिटी क्यू में एफिशिएंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, हीप सॉर्ट। आगे चलें, किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं। ठीक है, तब आगे चलते हैं। हीप सॉर्ट का एफिशिएंट कंस्ट्रक्टर तो समझ लिया, सॉरी प्रायोरिटी क्यू का एफिशिएंट कंस्ट्रक्टर तो समझ लिया। अब हीप सॉर्ट समझते हैं। अब तक आपने एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन सी देख रखी है, कोई बताएगा? मतलब n log n वाली सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन सी पढ़ रखी है? क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। एक क्विक सॉर्ट पढ़ रखा है, एक मर्ज सॉर्ट पढ़ रखा है। दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद है? मतलब कुछ कुछ याद होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या कोई एडवांटेज या कोई डिसएडवांटेज, कोई भी बताना चाहे जिन्होंने भी मेरे से पढ़ रखा है। क्विक में अगर एरे सॉर्टेड हो, सॉर्टेड जैसा, तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अगर रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट ना हो तो हमारा क्या एवरेज केस में तो n log n चलता है, लेकिन क्या वर्स्ट केस में n² चला जाता है? क्योंकि बहुत सारे आप बोल सकते हो जो हमारा पार्टीशनिंग हो रही है वो गलत हो सकती है, मतलब एक कॉर्नर एलिमेंट के ऊपर पार्टीशनिंग हो सकती है अगर रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट नहीं करा तो। हाँ या ना? यस सर। और दूसरी बात, क्या क्विक सॉर्ट स्टेबल होता था या नहीं होता था? जिन्होंने मेरे से पढ़ा है वो बता पाएंगे यार, अनम्यूट कर लो, अभिषेक वगैरह जिन्होंने भी पढ़ रखा है। इट वॉज नॉट स्टेबल। सुमित, याद है कुछ? ड्यू टू पार्टिशनिंग के नाते। नॉट स्टेबल ड्यू टू पार्टीशनिंग लॉजिक। और तीसरी बात, क्या ये इन प्लेस होता था एटलीस्ट अगर रिकर्जन का स्पेस हटा दे तो? जी। हाँ, इन प्लेस एटलीस्ट होता था ये, एक्सक्लूडिंग रिकर्जन। मतलब आप बोल रहे हो कि रिकर्जन को नहीं गिन रहे अभी, एक्सक्लूडिंग रिकर्जन इन प्लेस होता था, मतलब एक्स्ट्रा एरे नहीं लेनी पड़ती थी, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना पड़ता था। फिर अगर मर्ज सॉर्ट की बात करते थे तो क्या उसमें एवरेज केस भी और वर्स्ट केस भी दोनों ही n log n होते थे? यस। लेकिन मर्ज सॉर्ट क्या एक्स्ट्रा स्पेस लेता था? हाँ जी। नॉट इन प्लेस, वो एक्स्ट्रा स्पेस लेता था, वो एक एक्स्ट्रा एरे बनाता था मर्ज वाली एरे, मर्जिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से। लेकिन क्या ये इन प्लेस, सॉरी क्या ये स्टेबल था? मतलब जो एलिमेंट, अगर 2 एलिमेंट्स है इक्वल वैल्यूज के, तो जो पहले आ रहा है वो आउटपुट में भी पहले आ सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं हमेशा? हाँ जी, स्टेबल होता है। स्टेबल होता है, हमारा जो मर्ज सॉर्ट होता था वो स्टेबल होता था। तो ये दोनों एल्गोरिथम्स हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर बेस्ड एल्गोरिथम्स थी, ये दोनों एल्गोरिथम्स हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर बेस्ड एल्गोरिथम्स थी। बेसिकली क्विकसॉर्ट में भी काइंड ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर हो रहा है, ऑल्दो एग्जैक्टली डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं है, यहाँ पे डिक्रीज एंड कॉन्कर हो रहा है टू बी प्रिसाइज, लेकिन आप डिवाइड एंड कॉन्कर मान सकते हो। लेकिन मर्ज सॉर्ट तो प्रॉपरली तरीके से डिवाइड एंड कॉन्कर था। लेकिन जो हमारा हीप सॉर्ट होगा, एक तो पहली बात ये डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं है, ये आपका हीप के ऊपर ही बेस्ड है,
दिस इज बेस्ड ऑन हीप ओनली। लेकिन अब ध्यान से देखो तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है हीप सॉर्ट। अगर आपने ये हीप बना ली, अगर मान लो आपने ये हीप बना ली जो कि मैंने पहले क्लास में बनाई थी, सारे इंसर्ट करके जितने भी इंसर्शंस थे उन सारे इंसर्शंस के बाद आपने ये हीप तैयार कर ली। अब इस हीप के बेसिस पर, अब इस हीप के बेसिस पर आपको मुझे सॉर्टेड डेटा बताना है कि भाई सबसे पहले 10 मिल जाए, फिर 15 मिल जाए, फिर 20 मिल जाए, फिर 40 मिल जाए, फिर 50 मिल जाए, फिर 60 मिल जाए, फिर 70 मिल जाए। सॉर्टेड डेटा कैसे निकालें, कोई आइडिया? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? हर चाइल्ड, दो चाइल्ड की रूट जो है वो छोटी है, मतलब कि जो पेरेंट है वो छोटा है सबका। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन, मेरे को बॉडी में अंदर नहीं जाना, मैं बार बार से ही बता दूं कि भाई हीप सॉर्ट करना है, हीप में मेरे को ऐड करना आता है, हीप में से मेरे को रिमूव करना आता है। मैंने ऐड ये सारा कर दिया, अब मैं क्या करूं सच दैट मैं एक एक करके सॉर्टेड डेटा मुझे मिलता रहे। मतलब सबसे पहले 10 मिल जाए, फिर 15 मिल जाए, फिर 20 मिल जाए, सबसे पहले पूरा डेटा में से 10 मिल जाए। तो मेरे को क्या करना है, क्या मिनिमम को रिमूव करना है? जी, मिनिमम। मिनिमम को रिमूव करना हमें आता है। यस। फिर जैसे ही 10 रिमूव हो जाएगा, अगली बार 15 रिमूव करना है, क्या 15 रिमूव हो जाएगा रिमूव फंक्शन को कॉल करके? मिनिमम तो रिमूव जी। करना आता ही है हमें, मिनिमम हीप से मिनिमम ही रिमूव होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट। फिर अगला हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट 20 होगा, वो खुद ब खुद रिमूव होगा जैसे आप रिमूव फंक्शन कॉल करोगे। तो क्या मैं सिंपली बोल सकता हूँ हीप सॉर्ट इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट द हीप, कंस्ट्रक्ट द बाइनरी हीप यूजिंग कंस्ट्रक्टर, यूजिंग अभी जो कंस्ट्रक्टर देखा है, चाहे ऐड भी कर सकते हो, ऐड एन टाइम्स या फिर एफिशिएंट कंस्ट्रक्टर, जो भी बोलना चाहो। सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कर दो, इंसर्ट ऑल एलिमेंट्स यूजिंग अप ईपीफाई और यूजिंग डाउन ईपीफाई, इट इज योर विश। लेकिन कंस्ट्रक्ट करने के बाद पॉप कर देना ऑल द एन एलिमेंट्स, और जो पॉप करोगे वही आपका आंसर होंगे, वही आपका सॉर्टेड ऑर्डर मिल जाएगा आपको। यस, हाँ जी। इट विल गिव यू सॉर्टेड ऑर्डर, इट विल गिव यू सॉर्टेड ऑर्डर, सॉर्टेड ऑर्डर। अब देखो आप अगर अब इनबिल्ट वही एरे यूज कर लोगे जो कि आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर है, हीप के अंदर बने रखी है, मतलब क्लास के अंदर प्रायोरिटी क्यू वाली, तो ये इन प्लेस हो जाएगा। अगर आप वो वाली एरे यूज नहीं करते, आप बेसिकली एक एक्स्ट्रा एरे रखते हो जो पॉप हो रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस लेगा। सो इट डिपेंड्स कि आप इसको बोलना चाहो एक्स्ट्रा इन प्लेस या बेसिकली टेकिंग एक्स्ट्रा स्पेस। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इन प्लेस ही है, काइंड ऑफ इन प्लेस, नॉट टू बी प्रिसाइज बट काइंड ऑफ इन प्लेस। जो अभी मैं कोड दिखाऊंगा उसमें ये इन प्लेस नहीं होगी, लेकिन इट कैन बी मेड, इट कैन बी मेड इन प्लेस। अभी जो कोड होगा वो इन प्लेस नहीं होगा। और दूसरा, क्या हीप्स जो सॉर्ट होगी क्या वो स्टेबल सॉर्ट होंगी? मतलब अगर दो एलिमेंट्स इक्वल वैल्यूज के मैं पुश कर दूंगा, तो क्या आप कभी भी गारंटी कर सकते हो कि कौन सा पहले पॉप होगा? सोच के देखो, अगर मान लो यहाँ पे भी 60 होता, इधर भी 60 होता, तो क्या आप ये गारंटी कर पाते कि पहले यही वाला 60 पॉप हो या पहले यही वाला 60 पॉप हो? या फिर नहीं। इधर 60 ना होता, दूसरा मान लो इधर होता, दूसरा 60, तो क्या गारंटी कर सकते थे कभी भी? नहीं, नॉट स्टेबल। नहीं, स्टेबल नहीं होगा कभी भी, आपका हीप सॉर्ट स्टेबल नहीं हो पाएगा, कभी भी हीप सॉर्ट स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो एक पॉइंट इन प्लेस बन सकता है, ऑल्दो हाल फिलहाल के लिए नहीं होगा इन प्लेस, इट कैन बी मेड इन प्लेस। सेकंड पॉइंट, इट इज नॉट अ स्टेबल एल्गोरिथम जस्ट लाइक क्विक सॉर्ट। और तीसरी बात, इसका क्या एवरेज केस और वर्स्ट केस दोनों ही आपका एन लॉग एन ही होगा, क्योंकि आप एन बार पॉप कर रहे हो तो एन बार पॉप करने का एन लॉग एन। यस, एन बार पुश करने का भी एन लॉग एन हो गया, तो 2 टाइम्स एन लॉग एन बोल सकते हो, हाँ जी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो हीप सॉर्ट सबसे सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। अगर आपको प्रायोरिटी क्यू की क्लास ऑलरेडी मिल जाए, जो कि आपको मिलती है कलेक्शन फ्रेमवर्क में, देख लेंगे। जैसे ही कलेक्शन फ्रेमवर्क की आपको प्रायोरिटी क्यू मिल जाए, वैसे तो अगर आप कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो आप एरेज डॉट सॉर्ट भी यूज कर सकते हो, या फिर कलेक्शन डॉट सॉर्ट भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने बोल रखा हो कि भाई मेरे को एरेज डॉट सॉर्ट कलेक्शन डॉट सॉर्ट यूज नहीं करना, तो एक बार के लिए आप उनको ये भी बोल सकते हो कि भाई मैं हीप सॉर्ट यूज कर लूंगा। हीप सॉर्ट के लिए आप क्या करो, प्रायोरिटी क्यू बनाओ, उसमें पहले सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कर दो और उसमें से सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दो, तो जो रिमूव होकर मिलेंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही मिलेंगे। और अगर मिनिमम हीप बनाओगे तो कौन सा सॉर्टेड ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? सबसे पहले कौन पॉप होगा? मिनिमम। मिनिमम। तो सॉर्टेड ऑर्डर मिनिमम हीप वाले केस में इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, मैक्सिमम हीप वाले केस में डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो दिखा देता हूँ, देखो अभी पॉप हुआ था, ध्यान से देखो, अभी जब मैंने रन किया था तो जो पॉप हुआ था वो कौन से ऑर्डर में हुआ था? वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हुआ था। 10 20 40 50 60 70, जो ये सारा डेटा था ये सॉर्ट होकर मेरे को मिल गया। अब मैं चाहूँ तो इस डेटा को किसी एरे में रख सकता हूँ। तो एक मैं एरे लिस्ट बना लेता हूँ, या फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ कि जो ये एरे थी, इनपुट एरे, इसी में ही मैं एक लूप रख लेता हूँ जो कि इनिशियली इंडेक्स
0 होगा, और मैं बोलूंगा कि भाई एरे ऑफ इंडेक्स प्लस प्लस एवरी टाइम विल बी योर pq डॉट रिमूव, और फाइनली इस एरे को ही प्रिंट कर दूंगा। फाइनली इस एरे के एलिमेंट को ही प्रिंट कर देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे ऑफ इंडेक्स विद अ स्पेस। ठीक है, इंडेक्स प्लस प्लस बाद में कर देते हैं, कोई नहीं। तो ये क्या हो रहा है, ये हीप सॉर्ट ही चल रहा है एक्चुअल में। तो आपका 10 20 40 50 60 70 जो इनपुट में कोई भी रैंडम ऑर्डर हो सकता है वो सॉर्ट होकर मिल गया। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर हीप सॉर्ट? भाई आज कॉन्फिडेंस कहाँ गया आप लोगों का, कॉन्फिडेंस या फिर मोटिवेशन या जो भी बोलते हो। होली से पहले तो मैंने इतना वो दे दिया था मोटिवेशन पहली क्लास में कि भाई साहब एक भी जना इधर से उधर नहीं हुआ क्लास में। समझ आ गया ये हीप सॉर्ट सबको? ये सर हीप सॉर्ट में बस यही कोड है, मतलब जो हम प्रायोरिटी क्यू बना के करते थे वही बस। हाँ बस यही है। आप चाहो तो उसी एरे को भी यूज कर सकते हो। देखो एक और तरीका होता है जो कि मे भी आपको कहीं दिख जाए, जैसे हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, ध्यान से सोचो, अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ तो एक्चुअली अगर मैं डेटा में से डिलीट ना करूँ एलिमेंट को, अगर मैं डेटा में से एलिमेंट को डिलीट ना करूँ, मैं डेटा में रहने दूँ और किसी तरह वो साइज हर बार माइनस माइनस होता रहे, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी तरह ये 10 यहीं का यहीं रहे और इग्नोर हो जाए कि 10 था यहाँ पे, कि 10 है यहाँ पे। सिमिलरली 15 इधर का इधर ही रहे लेकिन इग्नोर हो जाए, 20 इधर का इधर ही रहे इग्नोर हो जाए, तो क्या काइंड ऑफ 10 15 20 ये उल्टे ऑर्डर में आ जाएगा। 10 सबसे आखिरी नोड पर, फिर यहाँ पर 15 आ जाएगा, मतलब रिमूवल में 20 इधर आ जाएगा रिमूवल के बाद, फिर ऐसे करते करते रिमूवल में 10 15 20 फिर अगला 30 फिर अगला 40 उल्टे ऑर्डर में आ जाएगा, है या ना? समझा नहीं क्या कहना चाह रहे। इसको अनडू करते हैं। जब आपने सबसे पहले रिमूव किया था, सबसे पहला एलिमेंट रिमूव किया था, तो रिमूवल का क्या मतलब था? एक प्रायोरिटी क्यू में से कोई एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं, इसका क्या मतलब था? कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व थे, कोई बताएगा? मतलब मिनिमम एलिमेंट ही रिमूव होना है तो वो रूट पे जाएगा। मिनिमम एलिमेंट रिमूव होता है वो रूट पे होता है, लेकिन क्या रूट को डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टली? नहीं। तो हमने क्या करा था, रूट को आखिरी एलिमेंट के साथ स्वैप करवाया था, आखिरी नोड को डिलीट करवा दिया था, रिमूव कर दिया था प्रॉपर्ली, मतलब उस नोड को हटा ही दिया था। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस नोड को हटाओ मत, 10 को इधर लेके आने के बाद 10 को इधर से हटाओ मत। अगर 10 इधर ही रहेगा और किसी तरह इग्नोर हो जाए कि 10 इधर पड़ा हुआ है, मतलब आपका बाइनरी ट्री आपको लगे कितना सही है और 10 इधर ही पड़ा हुआ है, तो बाकी बचा हुआ जो डाउन ईपीआई है वो आप चला लो। फिर जब अगली बार रिमूव होगा तो अगली बार जो मिनिमम होगा वो रूट पर पड़ा होगा 15, यस सर। वो कहाँ जाएगा, वो आखिरी इंडेक्स के साथ स्वैप होगा। और हम्म, डिलीट ना करो, बस डिलीट मत करो उसको, उधर ही रहने दो। और फिर इग्नोर मार दो उसको, मतलब साइज माइनस माइनस कर देना, कोई साइज नाम का वेरिएबल बनाकर, वो क्योंकि एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज हो रहा है इसलिए मैंने वो नहीं सिखाया। तो अब ये अगर 15 इग्नोर हो जाएगा, फिर ऐसी अगली बार जब 20 रिमूव होगा तो 20 इग्नोर हो जाएगी, 20 पड़ा हो डिलीट ना हो लेकिन वहीं पर पड़ा रहे और वो अब पार्टिसिपेट ना करे। फिर ऐसी अगली बार जो रिमूव होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, यस सर। फिर अगला वाला रिमूवल इधर आ जाएगा, अगला वाला रिमूवल इधर आ जाएगा, और फाइनली लास्ट वाला रिमूवल इधर आएगा। तो जब ऊपर से देखोगे, जब आप सॉर्टेड ऑर्डर देखोगे, 0th इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स, तो क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा एक तरह से। हाँ यस सर। तो ये वाला कोड भी आपको दिख सकता है, लेकिन क्योंकि उसमें आपको कोड में ही अंदर जाके प्रायोरिटी क्योंकि क्लास को ही चेंज करना पड़ेगा, इसलिए वो वाला तरीका नहीं दिखाया आपके लिए। मैं बोल रहा हूँ कि यही हीप सॉर्ट है, ऑल्दो टू बी प्रिसाइज दिस इज नॉट हीप सॉर्ट। जो अभी समझाया था वो हीप सॉर्ट था, बट फॉर नाउ यू कैन एज्यूम दिस इज हीप सॉर्ट ओनली, ये जो हो रहा है। यस सर समझ गया। ठीक है, तो कोई सबमिट करने का लिंक है जीएफजी पर, तो वो यहाँ पे सबमिट कर देते हैं हम। जीएफजी पर जाएंगे और बेसिकली कहाँ पर हैश मैप हीप में, बाइनरी हीप में हीप सॉर्ट वाला क्वेश्चन है, वहाँ पर सबमिट कर देते हैं। और फिर इसके बाद आप अपना एक तगड़ा सा कॉन्सेप्ट कंपैरेबल कंपैरेटर वाला समझेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने एवरीवन पे शेयर कर दिया है हीप सॉर्ट वाला लिंक। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स को रखना है।
ये जो एरे मिल रखी है, हीप सॉर्ट जैसे ही चले उसके बाद सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला कोड में क्या अपिफाई एक्चुअली मुझे चाहिए? अगर मेरे को सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी मिल रखे हैं तो क्या अपिफाई कहीं पे भी यूज आता है? अगर ऐड करना हो या फिर रिमूव करना हो, ऐड करना हो लेकिन एफिशिएंट तरीके से करना हो, तो क्या अपिफाई यूज आएगा? नहीं। नहीं। और अगर रिमूव करना हो तो रिमूव करने में क्या वैसे भी अपिफाई यूज आता है? नहीं। नहीं। नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ डाउन ईपीफाई वाला फंक्शन कॉपी मार लेते हैं, सिर्फ डाउन ईपीफाई वाला फंक्शन और रिमूव वाला फंक्शन कॉपी मार लेते हैं। ऑल दो रिमूव वाले फंक्शन में अभी थोड़े बहुत चेंजेस करूंगा, ये सब साइज जीरो वीरो के चक्कर में नहीं पड़ना अब हमें। सिंपली बस क्या करेंगे, एक तो वैल निकालेंगे, कलेक्शन डॉट स्वैप करेंगे, लास्ट इंडेक्स में से रिमूव करेंगे, डाउन ईपीफाई करेंगे और रिटर्न वैल कर देंगे। और डाउन ईपीफाई फंक्शन तो है ही हमारे पास। तो अब क्या करना है, देखो हीप सॉर्ट में इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में मांग रखा है, तो ये मिनिमम हीप थी, ये जो हीप है ये मिनिमम हीप है, और डेटा भी कॉपी करना पड़ेगा, ये वाली चीज भी कॉपी करनी पड़ेगी। और साथ के साथ पहली बात तो सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कर दो। तो पहली बात क्या करा हमने, सारे के सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए, कंप्लीट बाइनरी बनाया और सारे के सारे एलिमेंट्स इंसर्ट करवा दिए एरे में से। इज दिस क्लियर? ये एफिशिएंट कंस्ट्रक्टर वाला काम कर दिया हमने। यस सर। अब मेरे को हीप सॉर्ट करना है, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर रखना है, तो क्या मैं n बार पॉप कर दूं और हो जाएगा काम? हाँ। ये वाला काम अब कर दो, इससे बचा कुचा काम हो जाएगा। मतलब एक इंडेक्स लो, शुरू से जीरो जब तक रहेगा वो, प्रायोरिटी क्यू में जब तक जाना है, एक्चुअली में प्रायोरिटी क्यू तो अब आपकी डेटा है, मतलब डेटा डॉट साइज जब तक ग्रेटर देन जीरो है तब तक एरे ऑफ इंडेक्स में रिमूव फंक्शन से जो रिटर्न हो रहा है वो स्टोर कर लो और इंडेक्स प्लस प्लस करते जाओ, और इंडेक्स प्लस प्लस करते जाओ। तो फाइनली आपके पास जो एरे मिलेगी वो सॉर्टेड हो जाएगी। तो आप बस उस एरे को यूज़ कर सकते हो। तो होपफुली काम चल जाना चाहिए, एक बार चला कर देखते हैं। मेरा तो जीरो 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 आ गया, ऐसा क्यों होगा? मैंने पहले क्या करा, सारा का सारा एलिमेंट डेटा में ऐड करवाया, फिर सब पे डाउन ईपीफाई चलाया ताकि वो सारा डेटा रिमूव बेसिकली हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए। और फिर हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाने के बाद मैंने उसको एक एक करके रिमूव करवा दिया, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करते हुए, जब तक डेटा का साइज ग्रेटर देन जीरो रहता है तब तक। वैल लिया, कलेक्शन डॉट स्वैप करवाया, डेटा डॉट रिमूव करवा दिया लास्ट इंडेक्स, और डाउन ईपीफाई कॉल करवा कर रिटर्न वैल। ओके, तो मिल जाना चाहिए था आइडली। वो ऐसा लूप लगा लेते हैं, और इंडेक्स इज इक्वल्स टू n माइनस वन, इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इंडेक्स माइनस माइनस, ऑल इससे कुछ फर्क होगा नहीं। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कैसे आ रही है? हमारे पास एर लिस्ट है जो कि इनिशियली खाली होगी, और एक डाउन ईपीवाई फंक्शन है, ये सही है हमारा फंक्शन, और एक रिमूव फंक्शन है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। और कॉल कैसे लगने वाला है, टास्क इज टू सॉर्ट द एरे एलिमेंट्स बाय कंप्लीटिंग हिबिफाई एंड बिल्ड हीप। तो एक्चुअली में ये मेन फंक्शन से क्या करेंगे, ये मेन फंक्शन से एक एरे लेंगे, फिर एक सॉल्यूशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें हीप सॉर्ट कॉल करेंगे और फिर प्रिंट एरे कर देंगे। तो हीप सॉर्ट कॉल कर रहे हैं बस, तो हीप सॉर्ट में आइडली एरे जो है वो सॉर्टेड मिल जानी चाहिए। तो हमने एक एरे ली, एक एरे लिस्ट बनाई, उस एरे लिस्ट में सारा का सारा डेटा इंसर्ट करवा दिया। इसको मैं अंदर करवा देता हूँ अभी के लिए, डेटा इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। व्हाई इट इज गिविंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड? अच्छा, प्लस प्लस दो बार हो गया।
कुछ तो दिक्कत है। एरे ऑफ इंडेक्स पे हम डिलीट फंक्शन से जो रिटर्न हो रहा है वो डाल रहे हैं। अगर इसी पॉइंट पर मैं एरे प्रिंट करवाऊँ, कॉन्सेप्ट तो सबको समझ आ गया ना हीप सॉर्ट? ये यस 0 0 0 क्यों आ रहा है यार? एक तो डेटा लिया, डेटा को इनिशियली आते ही हमने क्या करवा लिया, एम्प्टी अरे लिस्ट से इनिशियलाइज करवा लिया। मेन फंक्शन में क्या हो रहा है, हम एक क्लास हीप सॉर्ट नाम की क्लास बनाई है, इन्होंने प्रिंट एरे को कर रखा है जिसमें बस एरे को लूप लगा के प्रिंट कर रहे हैं। कैनन ऑब्जेक्ट बनाया है, हीप सॉर्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है, हीप सॉर्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। इन्होंने कहा एक एरे बना लो और टेस्ट केसेस ले लो, और जितने भी टेस्ट केसेस होंगे फिर उतनी बार एक एन बेसिकली साइज लेना, सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करना, सॉल्यूशन का ऑब्जेक्ट बनाना, उस ऑब्जेक्ट पर हीप सॉर्ट कॉल करना और फिर एरे प्रिंट कर देना और टी माइनस माइनस कर देना। तो इनपुट हम कस्टम इनपुट देंगे तो क्या होगा, एक बार सबमिट मार के देखता हूँ, वैसे होगा नहीं। फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर एन, देन नेक्स्ट लाइन कंटेन्स स्पेस सेपरेटेड। ये कैसे कर सकते हैं भाई, पहले तो ये टेस्ट केस ले रहे हैं ना, तो मेरे को क्वेश्चन ही क्लियर लग रहा है। पहले इन्होंने 5 ले लिया और फिर 5 इंटीजर, लेकिन इन्होंने तो पहले टी नंबर ऑफ टेस्ट केस ले रखे हैं, शायद से क्वेश्चन क्वेश्चन कोड ही गलत है। एनीवेज दिस इज द कोड फॉर हीप सॉर्ट फंक्शन, दिस इज द कोड फॉर हीप सॉर्ट। ये अब क्यों गलत दे रहा है आई डोंट नो, बट दिस इज द कोड। ठीक है, तो एक बार आप भी देख लो, अगर आपसे सबमिट हो पा रहा हो तो अपलोड कर दूं यही वाला कोड हाल फिलहाल हाँ जी। पर। तो अभी के लिए हीप सॉर्ट का मैं यही वाला कोड अपलोड कर रहा हूँ। टाइम इसमें लग रहा है हमारा, अभी मैंने वैसे भी वेब कोडिंग पे तो चला के दिखाया ही था ना आपका। तो हीप सॉर्ट आपका एन लॉग एन ही टाइम लेता है क्या? एवरेज केस और वर्स्ट केस दोनों में ही एन लॉग एन लेता है, यस और नो? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी लगती है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हम बोल सकते हैं, एन लग रही है, मतलब एक एरे हम एरे लिस्ट ले रहे हैं इनफैक्ट, तो इसलिए अभी के लिए एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है। लेकिन वैसे अगर करना चाहोगे तो विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस भी कर पाओगे, बट फॉर नाउ इट इज टेकिंग लीनियर एक्स्ट्रा स्पेस। एंड इज इट स्टेबल? इज इट स्टेबल? नहीं क्वेश्चन का लिंक इसमें डाल देता हूँ, ऑल्दो इट इज नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड, आई डोंट नो व्हाई, समथिंग आई थिंक द प्रॉब्लम इज इन द टेस्ट केसेस। अगर मैं टेस्ट केसेस में कस्टम टेस्ट केस में 1 पहले डाल दूंगा तो शायद से चल जाए, मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लग रहा है कि एक टेस्ट केस है सिर्फ। तो एक बार अब चला के दिखाऊं, मतलब देखते हैं। ठीक है, आउटपुट मतलब अभी मेरा 0 आ रहा है, एक्सपेक्टेड 5 है। आई डोंट नो इन्होंने क्या कर रखा है, क्या घपला मार रखा है अंदर अंदर, लेकिन जो भी है मेरा कोड मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। कोड तो इन्होंने टेस्ट केसेस करके कर रखा है और फिर मांग रहे हैं कि टेस्ट केसेस नहीं है, गजब है। आगे चलें आप? यस सर ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज कि अपनी बनाई हुई हुई प्रायोरिटी क्यू को हम कैसे जेनरिक बनाएंगे। अपनी बनाई हुई प्रायोरिटी क्यू को हम कैसे जेनरिक बना रहे होंगे, ये अभी के लिए आप सबमिट करना चाहो तो कर सकते हो सेम ही प्रॉब्लम में,
लेकिन अब जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ी मतलब डिजाइन प्रॉब्लम है ये। इट इज नॉट अ डीएसए प्रॉब्लम, इट इज मोर ऑफ अ डिजाइन प्रॉब्लम, जो आपको बेसिकली बोल सकते हैं किसी डिजाइन, एक तो लो लेवल डिजाइन के किसी राउंड में आपसे पूछ सकते हैं, या फिर प्रायोरिटी क्यू में भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं आपसे कि कैसे आप सिर्फ स्पेसिफिकली ये वाला पार्ट करोगे। कि आपको प्रायोरिटी क्यू में आप बोला जाए कि मेरे को सिर्फ इंटीजर्स की प्रायोरिटी क्यू नहीं चाहिए, मेरे को मे बी वो डबल के में भी चल जाए या फिर फ्लोट में भी चल जाए या फिर इंटीजर्स में ही चले, लेकिन अलग अलग तरह के कंपैरेटर लॉजिक में चल जाए कि कभी आपको सॉर्ट करना हो मिनिमम के बेसिस पर, कि मिनिमम वैल्यू हाईएस्ट प्रायोरिटी, मैक्सिमम वैल्यू हाईएस्ट प्रायोरिटी, मे बी जिसका स्क्वायर ज्यादा हो उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो जहाँ पे भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम वहाँ पे डायरेक्टली ऑपरेटर्स के बेसिस पे कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर्स क्या सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स फ्लोट इन्हीं सब पे चलते हैं, ये वाले जो ऑपरेटर हैं लेस देन ग्रेटर देन वाले सिंबल्स। यस। यस सर। मेरी आवाज बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी क्या? यार एक सर तो मतलब रिप्लाई नहीं करते। सुमित, अमीशा, सौरभ, वैभव एंड अभिषेक, आंसर करो आप लोग भी। हाँ बताओ। नहीं कटी थी अर्जुन। नहीं कटी थी, चलो ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमें दो एलिमेंट्स के बीच में जो कंपैरिजन लगाना चाहिए, अब वो किसी लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाले सिंबल के बेसिस पे नहीं, बल्कि कंपेयर टू वाले फंक्शन से लगाना चाहिए, कंपेयर टू वाले फंक्शन से। और कंपेयर टू क्या करता है वो मैं समझाऊंगा, अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ कंपेयर टू इज लेस देन जीरो। सिमिलरली यहाँ पर भी कंपेयर टू इज लेस देन जीरो, कंपेयर टू इज लेस देन जीरो। एंड आपका तीसरी जगह जहाँ पर कंपेयर टू आ रहा होगा वो आपका पीपी5 में आएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख दो, यहाँ पर आप लिख दो कंपेयर कंपेयर टू इज लेस देन जीरो। तो पहली बात तो ये चेंज कर दिया हमने कि हमने जो पहले यूज कर रहे थे, हम पहले क्या यूज कर रहे थे, पहले हम लेस देन सिंबल यूज कर रहे थे, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, कंपेयर टू वाली फंक्शन को यूज कर लिया। अब कंपेयर टू फंक्शन हो सकता है उसके लिए वैलिड हो, जो आपने डेटा टाइप बनाया है, हो सकता है वैलिड ना हो सकता है आपको वो इम्प्लीमेंट करना पड़े कंपेयर टू फंक्शन, तो वो अभी करना सीखेंगे। लेकिन अगर जस्ट अभी मैं इसको कोड को रन करके देखूं तो आइडियली ये रन करना चाहिए और आइडियली हमें ये इंक्रीजिंग आउटपुट देना चाहिए, बट थोड़ा बहुत एरर आ रहा है। तो थोड़ा बहुत एरर क्यों आ रहा है? अब तो इधर भी एरर आने लग गया, वरना यहाँ ये तो पहले चल रहा था। इंडेक्स इनिशियली जीरो लिया, जब तक प्रायोरिटी क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन जीरो है तब तक काम कर रहे हैं। ये तो पहले चल रहा था ना, अभी जस्ट देखा था तो। यस सर। एक प्रायोरिटी क्यू पी क्यू में एरे भर लिया और इंडेक्स जीरो, एरे ऑफ इंडेक्स, इसको चलो अभी के लिए डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं। फॉर नाउ जस्ट डायरेक्टली प्रिंट पी क्यू डॉट रिमूव। आइडियली चलना चाहिए अभी। तो कोडिंग पोर्टल की दिक्कत भी बहुत है। अरे वाह, टीएल आ गया, क्योंकि ये मैंने कमेंट कर रखा है इसलिए। ओके, सो द आउटपुट इज कमिंग 10 20 40 50 60 70, जैसे पहले आ रहा था वैसे ही आ रहा है। मतलब कंपेयर टू फंक्शन यूज कर सकते हो आप। अब इस कंपेयर टू से होता क्या है वो समझना पड़ेगा। पहले लेस देन सिंबल यूज कर रखा था, अब कंपेयर टू सिंबल यूज कर लिया। कोड अभी भी सेम है, लेकिन अब एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा तो मेरा कोड जो है वो किसी जेनरिक टाइप की क्लासेस के लिए भी चल पाएगा और किसी जेनरिक टाइप के सॉर्टिंग लॉजिक पर भी चल पाएगा। मैंने दो जगह चेंजेस करे हैं, एक तो डाउन ईपी5 में चेंज करा है और एक अप ईपी5 में चेंज करा है, जहाँ पे कंपेयर कर रहे थे हम रूट को अपने पेरेंट से या फिर रूट को अपने किसी चाइल्ड से। उन दो जगह चेंजेस मैंने करे हैं। तो पहला चेंज यहाँ पर करा है और दूसरा चेंज आप बोल सकते हो अप ईपी5 वाले फंक्शन में करा है। ये दूसरा चेंज करा है दूसरी जगह। अभी भी हाल फिलहाल कोड जो है वो इंटीजर्स के ऊपर ही चल रहा है। Still the code is working for integers, but instead of using less than, I am using compare to function. Instead of using less than, I am using compare to function. और फिर less than zero, less than zero, less than zero लिख दिया। पहले क्या लिखा होता है? पहले लिखा होता है data dot get parent is less than data dot get index। यहाँ पे data dot get left is less than data dot get minimum, तो left को minimum बना दो। data dot get right is less than data dot get minimum, तो right को minimum बना दो। अब बस उसकी जगह मैंने compare to लिख दिया। इतनी बात समझ आ रही है? compare to करता क्या है वो बाद में समझेंगे। ये समझ आया कि चेंजेस क्या क्या करे हैं मैंने हाल फिलहाल? यस सर।
ठीक है, अब दूसरी चीज हम क्या करेंगे, इस क्लास को जेनरिक बनाने के लिए, इस क्लास को जेनरिक बनाने के लिए कि यार ये सिर्फ इंटीजर्स का तरह का डेटा ना ले पाए, ये किसी भी तरह का डेटा ले पाए, तो हम इस क्लास के आगे एंगुलर ब्रैकेट लिखेंगे, और इस एंगुलर ब्रैकेट के आगे जो भी आप टाइप लिखोगे ना, आप उस टाइप से जहां पे भी उस वेरिएबल के नाम से, उस कैपिटल वेरिएबल के नाम से जहां पे भी यूज करोगे ना आप वो वेरिएबल का नाम, आपका वो टाइप वही कहलाएगा। मतलब आप जैसे ही एरलिस्ट बनाते हो तो आप एरलिस्ट किस तरह से बनाते हो, क्या आप एरलिस्ट ऐसे बनाते हो, एरलिस्ट ARR इज इक्वल टू न्यू एरलिस्ट, या फिर आप एरलिस्ट इस प्रकार की बनाते हो कि एरलिस्ट एंगुलर ब्रैकेट ऑफ टाइप इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग ऑफ टाइप एरलिस्ट ऑफ एरलिस्ट, किस तरह की बनाते हो, लाइन नंबर 85 वाली या फिर लाइन नंबर 86 वाली? 86 वाली। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई एरलिस्ट बनानी है, लेकिन किस डेटा की एरलिस्ट, उसमें क्या पड़ा हो, उसमें इंटीजर्स पड़े हो, एरलिस्ट उसमें स्ट्रिंग पड़ी हो, एरलिस्ट उसमें एक और एरलिस्ट पड़ी हो, मतलब एरलिस्ट ऑफ एरलिस्ट पड़ा हो, अलग अलग टाइप के एरलिस्ट बनाते हैं। तो इस तरह का सपोर्ट हमें इस प्रायोरिटी की वाली क्लास को देना हो, खुद की बनाई हुई प्रायोरिटी की क्लास को। जावा जो देगा वो उसमें होगी ये वाली सपोर्ट, लेकिन हमारे को हमारी वाली प्रायोरिटी को में ये सपोर्ट देना हो तो हमें सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी को जेनरिक बनाना पड़ेगा, जेनरिक्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो जेनरिक्स इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लिखो क्लास के नाम के आगे, और कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हो, टी सिंबल जनरली मतलब सबसे ज्यादा फेमस रहता है, टी वी ये सब सिंबल्स। तो अब जहाँ पे भी आप इंटीजर डेटा यूज कर रहे थे ना, वहां पे आपको ये टी डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। पहली बात, जो एरलिस्ट है जिसमें आप इंटीजर स्टोर कर रहे थे, क्या आप उसको एरलिस्ट ऑफ टी बना देना चाहिए, हाँ या ना? अब जो यस सर। डेटा स्टोर हो रहा है वो टी टाइप का स्टोर हो रहा है, अब ये टी इंटीजर भी हो सकता है, ये टी स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये टी कुछ और भी हो सकता है। सिमिलरली अब ये टी जो है, पहली बात तो चलो ठीक है, हाँ मैंने इंटीजर ऑफ टी बना दिया। फिर दूसरी बात, ये जो कंस्ट्रक्टर है, क्या आप इसमें एरे ऑफ टी मिलना चाहिए मुझे इंस्टेड ऑफ एरे ऑफ इंट? यस। यस सर। और यहाँ पे जो लूप लग रहा है उसमें एक एक वैल इंट टाइप की होगी या टी टाइप की होगी? अब ठीक। टी टाइप की होगी। ये सारे चेंजेस करने से पहले ना, मैं इनफैक्ट ये वाला जो कोड अभी लिख रखा है हाल फिलहाल, इस कोड को मैं सेव करके रख लेता हूँ कहीं ना कहीं पर, ताकि बैक ट्रैक करना हो तो आप कर पाओ, या फिर इसी कोड में ये वाले दो फंक्शंस ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब जाते हैं एडिटर पर। ओके, सो आई गेस थोड़े बहुत वो गलत कोड चले गए, ये वाले कोड जाने चाहिए थे। और वापस चलते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टी टाइप का बना रहा हूँ, इसको टी टाइप का बना दिया, इसको टी टाइप का बना दिया, वैल जो मिल रहा है वो भी टी टाइप का मिल रहा है। फिर जो लूप लगा के इंडेक्स के ऊपर राउंडिफाई कर रहे हैं, वहाँ पे तो इंटी पास हो रहा है, इंडेक्स तो इंटीजर ही होता है। फिर ऐड में भी एक एक करके जो एलिमेंट इंसर्ट हो रहे हैं, क्या वो इंट की जगह अब टी टाइप के एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे? यस। यस सर। और साथ के साथ जो अप हिपिफाई में आपका यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, आई गेस ये तो पूरा ठीक है। डाउन हिपिफाई में लेफ्ट इंडेक्स ही होता है, राइट इंडेक्स ही होता है, मतलब इंटीजर ही होता है, मिनिमम आपका इंडेक्स ही होगा। ये पूछा तो मिनिमम उसको बना दिया, फिर मिनिमम इसको बना दिया, इसमें भी कहीं पर भी टी टाइप नहीं यूज करना पड़ेगा हमें। फिर इस पूरे कोड में अगर बेसिकली डेटा नहीं मिला, अब देखो -1 रिटर्न नहीं कर सकते, टी रिटर्न करना है, जो भी एलिमेंट रिमूव होगा वो टी टाइप का होगा। अगर प्रायोरिटी क्यू स्ट्रिंग्स की बनाओगे तो एक स्ट्रिंग निकलेगी बाहर, एक एक करके जो रिमूव करोगे, तो रिमूव फंक्शन क्या टी रिटर्न टाइप का होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। और जैसे ही आप जो रिटर्न टाइप है वो टी कर दोगे, तो क्या आप -1 रिटर्न कर पाओगे? -1 का मतलब आप श्योर हो कि इंटीजर ही रिटर्न टाइप है, मतलब जो एरलिस्ट बना रहे हो वो इंटीजर की बना रहे हो, जो प्रायोरिटी क्यू बना रहे हो वो इंटीजर का ही बना रहे हो, क्या ऐसा बोल सकते हो? नहीं। नहीं। तो ऐसे केस में अब अगर मतलब ये एग्जिस्ट करता तो आप मे बी नल रिटर्न कर सकते थे, अगर मे बी आपका साइज कभी 0 जाता तब उस वाले केस में नल रिटर्न कर सकते हो कि अंडरफ्लो हो गया। फिर जो वैल निकल रहा है अगेन वो टी टाइप का निकलेगा, कलेक्शन डॉट स्वैप करा, डाउन हिपिफाई कॉल कर दिया और रिटर्न वैल कर दिया। यहाँ पर भी पीक में भी रिटर्न टाइप टी होगा, -1 की जगह नल रिटर्न कर दो। भाई कुछ भी चीज में जो एक जेनरिक होता है, जेनरिक
उसमें याद है एरलिस्ट, हम कभी भी एरलिस्ट ऑफ इंट नहीं बना सकते, हमेशा एरलिस्ट ऑफ इंटीजर बनाना चाहिए, याद है? यस सर। वो क्यों होता है? एक रीजन तो ये भी हो सकता है कि अगर कुछ भी एक्सेप्शंस आती हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर तो वो नल आता है आपका एज आउटपुट, ना कि -1। तो आप इंट लेते तो भाई इंट में तो नल डाल ही नहीं सकते, आप इंटीजर में डाल सकते हो। तो इसलिए आपका यहाँ पे टी में इंट नहीं आ सकता, टी में इंटीजर आ सकता है, टी में स्ट्रिंग आ सकता है, टी में एरलिस्ट आ सकता है, लेकिन टी में इंट नहीं आ पाएगा। और जहाँ पे भी और जगह टीज होंगे वहाँ पे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इंट की जगह टी। साइज में तो इंट ही होगा, साइज का रिटर्न टाइप। यस सर। यस, ठीक है। तो अब हमारा आई गेस प्रायोरिटी क्यू शायद से मोस्ट प्रोबेबली बन गया है, तैयार हो गया है। तो एक बार प्रायोरिटी क्यू 1 लिखते हैं इसको, और इसको बोल देते हैं ये प्रायोरिटी क्यू, लेट से पहले तो इंटीजर की बनाकर देख लेते हैं, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर वाली बनाएंगे हाल फिलहाल। और इसमें बोल देंगे कि भाई एक एक करके मैं कुछ रैंडम डेटा, मतलब आई, मैं एक इंटीजर की एरे बना लेता हूँ, इंटीजर की एरे भी करते हैं, उस पहले वाली एरे को इंटीजर की एरे बना लेते हैं, ना कि इंट की एरे। और इस इंटीजर की एरे को ही पास करके देखते हैं कि क्या रिमूव हो रहा है। तो अगर रिमूव हो पा रहा होगा सही से, इसको पहली बात तो प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर बनाना पड़ेगा। अगर हो पा रहा होगा तो हमारा कोड सही हो गया। थोड़ी बहुत जगह दिक्कतें हैं, कैन नॉट फाइंड सिंबल कंपेयर टू। ठीक है, कंपेयर टू नहीं मिल पा रहा टी को। ओके, तो इसके लिए एक मुझे एक चीज़ याद आ गई। बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी चीज़ और करनी पड़ेगी, वो क्या है आपका? अभी के लिए या तो कंपेयर फंक्शन यूज कर लें। 2 मिनट मेरे को एक बार ये ट्राई करने देना, अगर कंपेयर फंक्शन यूज हो रहा होगा। ये कंपेयर और कंपेरेटिव क्या है ये मैं समझा दूंगा। अभी के लिए जस्ट मैं कंपेयर फंक्शन यूज करके देख रहा हूँ, अगर कंपेयर चल पा रहा हो तो। वरना फिर कम एक चीज़ और दिखानी पड़ेगी, वो है टाइप कास्टिंग। वो मैं दिखाना नहीं चाह रहा हाल फिलहाल के लिए। जैसे कंपेयर इज लेस देन 0, एक बार इसको चलाकर देखते हैं। ओके, कंपेयर भी नहीं है ऐसे। एनीवेज, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, और वो थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा क्या है? पहले तो हम डायरेक्टली डेटा डॉट गेट एल और डेटा डॉट गेट मिनिमम को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन अब हमें इनको एक चीज में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, और वो टाइप कास्ट क्या है? उसको हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा कंपेरेबल में, कि भाई ये जो दो चीजें हैं जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, ये ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कंपेयर हो पाए, जिनके पास कंपेयर होने का लॉजिक लिखा गया हो। ये इंश्योर करने के लिए कि ये दो चीजें जिनके पास कंपेयर का लॉजिक लिखा गया हो, कि ये दो चीजें, मान लो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को क्या कंपेयर करने का लॉजिक पहले से पता होगा हमें, कैसे कंपेयर करते हैं स्ट्रिंग्स को लेक्सिकोग्राफिकली, है ना? यस। क्या इंटीजर्स को कंपेयर करने का हमें बाय डिफॉल्ट लॉजिक पता होगा? हाँ। जावा ने प्रोवाइड कर रखा होगा कि छोटी वैल्यू को हायर प्रायोरिटी दे दो, मिनिमम हीप। सिमिलरली एरलिस्ट को कंपेयर करने का लॉजिक पता होगा हमें, सारी चीज़ों का कंपैरिजन का लॉजिक ऑलरेडी पता होगा अगर वो इनबिल्ट है तो। लेकिन अगर कोई यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, मे बी स्टूडेंट है, या मे बी आप बोल सकते हो कोई भी है, रेसलर है, कुछ भी है, क्या उसको दो रेसलर्स को या दो स्टूडेंट्स को या दो क्रिकेटर्स को कंपेयर करने का लॉजिक हमें हाल फिलहाल पता होगा? मतलब कोड को पता होगा? नहीं। नहीं, हमें देना पड़ेगा। तो वो गारंटी करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, हम गारंटी करने के लिए जो दो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं वो कंपैरेबल टाइप के बना रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स जो बना रहे हैं वो कंपैरेबल टाइप के बना रहे हैं। तो कंपैरेबल T1 या फिर P1 बोल सकते हो, इज इक्वल्स टू टाइप कास्टिंग ऑफ कंपैरेबल। अब ये चीजें तो बेसिकली वही है कि अगर ऊप्स नहीं आती तो अभी के लिए बस समझ लो कि ये सिंटैक्स आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। और ऊप्स आती है तो मैं बता देता हूँ ये हो क्या रहा है। ये आप डाउन कास्टिंग कर रहे हो, दिस इज डाउन कास्टिंग। आप क्या कर रहे हो, आप एक चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को बेसिकली एक पेरेंट क्लास के इंटरफेस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो डाउन कास्टिंग कर रहे हो। लेकिन है क्या कंपैरेबल, होता क्या है कंपैरेबल, वो मैं समझा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। बस अभी के लिए एक ऐसा सिंटैक्स मैं लाना चाहता हूँ जो वर्किंग सिंटैक्स हो, फिर मैं समझाऊंगा सारी चीज।
तो P1 डॉट कंपेयर टू P2 लिख देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम नीचे वाले कोड में भी जो लिख देंगे इसको कंपेरेबल P3 कर देते हैं। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारा L जो है वो लेस देन डेटा डॉट साइज हो। ठीक है, अगर L इज लेस देन डेटा डॉट साइज तो ये चीज निकाल लो, वरना नल ले लो। सिमिलरली R इज लेस देन डेटा डॉट साइज तो ये चीज निकाल लो, वरना नल ले लो। तब आप P1 को मतलब पहले तो रूट को कंपेयर कर रहे हो तो उसके लिए P0 ले लेते हैं, दैट इज योर कंपेरेबल ऑफ डेटा डॉट गेट इंडेक्स। तो आपने P0 को कंपेयर करा पहले P1 से, मिनिमम निकला तो मिनिमम को लेफ्ट बना दिया, और फिर आपने कंपेयर करा P1 को डेटा डॉट गेट मिनिमम के कंपेरेबल ऑब्जेक्ट से। अब इसका कंपेरेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें थोड़ा सिंटैक्स मुश्किल सा हो जाएगा। दो मिनट वेट करो बस, ये मैं कोड लिख दूं। ओके, अब राइट का डेटा निकालने के लिए हमने यहाँ पे राइट ले लिया, P2 यही है, और मिनिमम को राइट कर दिया। ओके, अब सिमिलरली यही काम हमें इधर भी करना पड़ेगा। एक बार चलाकर देखते हैं। अब आइडियली होपफुली मतलब अब शायद से थोड़ा बहुत छोटे मोटे एरर होंगे, अगर होंगे तो। अरे वाह, चल गया। ठीक है, तो ये हुआ क्या ये मैं समझाऊंगा। इस चीज को इग्नोर करते हुए ये जो बाकी चेंजेस मैंने करे हैं कोड में, ये थोड़े बहुत समझ आए हैं कि मैंने जेनरिक बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, अपने प्रायोरिटी क्यू को ऑफ टाइप टी बना दिया। प्रायोरिटी क्यू ऑफ टाइप टी बना दिया, मतलब अब इस टी में आप चाहो तो इंटीजर भेज दो, इस टी में चाहो तो अब आप स्ट्रिंग भेज देना। मेरे को बताओ, अगर मैं एक स्ट्रिंग की एरे बनाता हूँ जिसमें मैं AR2 नाम दे देता हूँ, इस एरे में मैं डाल देता हूँ लेट्स सपोज रोहित, फिर विराट, फिर आपका लेट्स से थोड़े नाम बताना, सूर्य कुमार यादव, सूर्या, एक दो नाम और बता देना। राहुल, तो वो बेकार है। और कोई, और कोई नाम? अश्विन, वो भी बेकार है। ठीक है, ये सारे सही हैं। इसको हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू ऑफ टाइप जैसे ही स्ट्रिंग में भेजेंगे, प्रायोरिटी क्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग में जैसे ही मैं इसको भेजूंगा, और फिर उस प्रायोरिटी क्यू में मैं से सारे एलिमेंट्स को रिमूव करूंगा, तो मेरे को बता दो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग का किस तरह से सॉर्टिंग होती है। लेक्सोग्राफिकल। लेक्सिकोग्राफिकल होती है, मतलब छोटा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जिसका होगा वो छोटा हाईएस्ट प्रायोरिटी माना जाता है। तो आइडियली अब जब मैं प्रायोरिटी Q2 में से पॉप करना चाहूँ तो फिर वो क्या होना चाहिए, वो हमारा बेसिकली लेक्सिकोग्राफिकली सबसे पहले आई गेस धोनी आना चाहिए, फिर आपका जो भी लेक्सिकोग्राफिकल होगा ऑर्डर वो आ जाना चाहिए। तो एक बार देखते हैं प्रायोरिटी Q2 में से, तो धोनी, ऋषभ, रोहित, सूर्या, विराट। तो स्ट्रिंग पे भी हो पा रहा है ये काम, इंटीजर पे भी हो पा रहा है ये काम। आप कोई भी और ऑलरेडी डिफाइंड टाइप का कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करोगे अपनी वाली प्रायोरिटी क्यू में,
तो वो उसको सॉर्ट कर देगा, क्योंकि हमें पता होगा कि कंपैरेबल उसने लिखा होगा, उसने इंप्लीमेंट करा होगा कंपैरेबल को, उसने कंपेयर टू नाम का फंक्शन ओवरराइड करा ही करा होगा। अब ये कंपैरेबल क्या है, कंपेयर टू क्या है, ये समझते हैं थोड़ी देर में। पहले ये वाला कोड मैं ऐसा करता हूँ कि शेयर कर देता हूँ। इस कोड को मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और इस फाइल का नाम दे देता हूँ डिजाइन हीप 2। और इस वाली फाइल में मैं शेयर कर रहा हूँ। एक बार कोड से गो थ्रू करो, फिर मैं इसको सारा एक एक करके समझाऊंगा। अब ये पूरा नहीं हुआ है कोड, और फिर हम अपना कंपैरेबल और कंपैरेटर समझेंगे। एक बार गो थ्रू करोगे प्लीज, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यस और नो? यस सर। 2 मिनट रुको, बस मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे भी लगा देता हूँ। इस चीज को उठाते हैं। हर जगह जहाँ पे भी इंटीजर था ना क्लास के अंदर, वहां पे मैंने टी कर दिया, इंटीजर की जगह टी कर दिया। और दूसरी चीज, जहाँ पे भी आपका -1 रिटर्न हो रहा था, वहां पे मैंने -1 की जगह नल रिटर्न कर दिया। और तीसरी चीज वो भी करी है कि भाई लेस देन की जगह मैंने कंपेरेबल के ऑब्जेक्ट्स बना के कंपेयर टू नाम का फंक्शन यूज करा है। अब ये सब जस्ट थोड़ी देर में समझाऊंगा। अब pp5 तक आ गया है, डाउन epy और रिमूव फंक्शन उठाते हैं। अब डाउन epy और रिमूव फंक्शन उठाएंगे, एंड एक फंक्शन और उठाना है, दैट इज द साइज आई गेस। तो ये आपका डाउन epy और रिमूव, लास्ट में आपका ये वाला कोड। तो कोड को भी ले आते हैं। एक के लिए आप, ओके सो दिस इज योर थर्ड पार्ट। एक बार इतने कोड से गो थ्रू करो। जो चीज नहीं समझ आई अपार्ट फ्रॉम कंपैरेबल वो पूछना है। कंपैरेबल वाला पार्ट दोबारा समझेंगे। मेन कोड भी ले आता हूँ, मेन फंक्शन वाला कोड। सिंटैक्स तो समझ आया ना? सिंटैक्स में इतना मुश्किल नहीं था ना? ये बेसिकली हमें मेन फंक्शन में खुद की प्रायोरिटी को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। प्रायोरिटी की ऑफ इंटीजर, प्रायोरिटी की ऑफ स्ट्रिंग, जो भी टाइप का बनाना उस टाइप का बना सकते हैं। यस यस। ठीक है, तो ये सारा कोड है। एक बार इस सारे कोड को गो थ्रू करो। देखो गोल क्या था, गोल क्या था, हमें एक ऐसी प्रायोरिटी की खुद की बनानी है, डिजाइन करनी है, जो कि किसी भी तरह के डेटा को हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी के बेसिस पर हीप सॉर्ट कर पाए, या फिर अगर रिमूव करना हो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट रिमूव कर पाए। फिर वो भले ही डेटा जो हो वो इंटीजर्स हो, फिर वो भले ही डेटा जो हो वो स्ट्रिंग हो। ये मेरी बनाई हुई प्रायोरिटी की यूज कर रहा हूँ मैं अभी। तो मैंने क्या करा, मैंने हर जगह जहाँ पे भी इंटीजर था पूरे कोड के अंदर, इंडिसेस के अलावा, इंडिसेस पे इंट को इंटी छोड़ दिया। लेकिन जहाँ पे भी इंटीजर था और जहाँ पे भी इंट था डेटा के टर्म्स में, वैल के टर्म्स में, वहां पे मैंने टी कर दिया। और दूसरी बात, जहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहे थे वहां पे मैंने ये पूरा बड़ा सा काम किया, थोड़ा हैवी सा काम। अब ये हैवी सा काम क्या हो रहा है वो समझना है, और बाकी हमें ये समझना है कि फिर हम खुद ये हैवी सा काम खुद के किसी टाइप के ऑब्जेक्ट पे कैसे कर पाएंगे। क्योंकि ग्रीडी एल्गोरिथम्स में यही यूज होने वाला है। ये नहीं समझा तो ग्रीडी एल्गोरिथम समझ नहीं आएगा। ये कंपेयर टू नाम का फंक्शन जो है ये समझना जरूरी है। तो किसी को पूरे कोड में डाउट है अपार्ट फ्रॉम कंपेयर टू, अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट? नहीं।
समझ गया। ठीक है। सो इसमें जो हमारा सॉर्टिंग हो रही थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो रही है। इसमें जो सॉर्टिंग हो रही है वो हमारी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग हो रही है। और भी कुछ दोगे डेटा, अगर मान लो डबल दोगे तो उसमें भी लेक्सिकोग्राफिकल, सॉरी उसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। अगर मान लो कैरेक्टर्स दोगे तो उसमें भी अगेन लेक्सिकोग्राफिकल ही होगा, क्योंकि स्काई कोड के बेसिस पर हो जाएगी। और बुलियन दोगे तो सारे ट्रू शुरू में आ जाएंगे, सारे फॉल्स बाद में आ जाएंगे, या फिर सारे शायद से फॉल्स पहले ट्रू बाद में। तो ये तो हो गए ऑलरेडी डिफाइंड डेटा टाइप्स की बात। लेकिन अगर डेटा टाइप्स होते हैं यूजर डिफाइंड, जैसे स्टूडेंट हो गया, क्रिकेटर हो गया, क्रिकेटर को सिर्फ नाम के ऊपर सॉर्ट नहीं करना, या फिर रोल नंबर के ऊपर, मतलब सॉरी रन्स के ऊपर सॉर्ट नहीं करना, किसी कस्टम लॉजिक के ऊपर सॉर्ट करना है, या फिर रन्स के ऊपर भी सॉर्ट करना है, तो बताना तो पड़ेगा ना एटलीस्ट कि भाई मैं सारे क्रिकेटर्स को ऑन द बेसिस ऑफ रन्स सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो वो क्या करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कंपेयर टू वाला फंक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं और जावा की बनाई हुई प्रायोरिटी क्यू भी इसको यूज कर रही होगी, तो हमें ये कंपेयर टू वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कंपेयर टू वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो कंपेयर टू वाला फंक्शन है क्या? हमारी जो भी क्लास होती है जावा में, हमारी जो भी जावा में क्लास होती है, वो एक ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है। ये थोड़ी सी बात पता है, थोड़ी बहुत बात ऊप्स के, मतलब ऊप्स इतनी ज्यादा चाहिए नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत अगर बात पता होगी तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। every class in Java, if it does not extend any other class, then it will extend the object class directly. Otherwise, if it extends some other class, then it will extend the object class indirectly. ये बात पता है? जी। तो अगर मैं इंटीजर क्लास की भी बात करूं तो वो भी इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है। अगर मैं स्टूडेंट क्लास खुद बनाऊंगा या फिर क्रिकेटर क्लास खुद बनाऊंगा, तो वो भी अगर इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से आपकी ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी। अब आपका जो ऑब्जेक्ट क्लास है उसमें एक, आप बोल सकते हो, वैसे ऑब्जेक्ट क्लास की रिक्वायरमेंट है नहीं इस वाले कॉन्सेप्ट में, एक कॉन्सेप्ट है जो कि है कंपैरेबल। अब कंपैरेबल क्या है? कंपैरेबल है आपका एक इंटरफेस। कंपैरेबल है एक इंटरफेस। इंटरफेसेस अगर पता हो किसी को, तो इंटरफेसेस को क्या करते हैं, क्या उनको एक्सटेंड करते हैं या फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कंपैरेबल वाले इंटरफेस में एक्चुअली में है क्या? एक इंटरफेस है, एक ऐसा फंक्शनल इंटरफेस है एक्चुअली ये, जिसमें एक ही फंक्शन अवेलेबल है। और वो फंक्शन कौन सा है? वो फंक्शन है आपका कंपेयर टू नाम का फंक्शन। वो फंक्शन है आपका कंपेयर टू नाम का फंक्शन। और स्पेसिफिकली जो आपका एक्सेस मॉडिफायर है उसका पब्लिक है। पब्लिक नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। पब्लिक इंटीजर रिटर्न टाइप वाला, सेम ओवरराइडिंग करते समय सब कुछ सेम होना चाहिए। पब्लिक इंट कंपेयर टू नाम का फंक्शन जिसमें टी कैपिटल है, और इसमें एक पैरामीटर है, और जो पैरामीटर है वो उसी टाइप का ही पैरामीटर है जिस टाइप का आपका बेसिकली क्लास है, या फिर आप बोल सकते हो कंपैरेबल का ही एक पैरामीटर है। कंपैरेबल टाइप का ही एक पैरामीटर है पी, या फिर अदर बोल सकते हो इसको। ये वाला फंक्शन आपको क्या करना पड़ता है? ये वाला फंक्शन आपको ओवरराइड करवाना पड़ता है जैसे ही आप कंपैरेबल वाला इंटरफेस इंप्लीमेंट करोगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस के बारे में पता है? थोड़ा बहुत आइडिया है? ये बिल्कुल ही दूर दूर तक ऊप्स नहीं आती। किसके बारे में? मतलब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, क्योंकि इंटरफेस में सारे फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी कोई बॉडी नहीं होती। तो आपको ये वाला फंक्शन की बॉडी प्रोवाइड करनी है, आपको इस वाले फंक्शन की बॉडी प्रोवाइड करनी है। तो आपको अगर क्रिकेटर वाली क्लास में इस वाले फंक्शन की बॉडी प्रोवाइड करनी है, तो फिर आपको इस वाले फंक्शन को ओवरराइड करवाना पड़ेगा। जैसे ही आप बोल रहे हो मैं कंपैरेबल वाले इंटरफेस को इंप्लीमेंट करूंगा, तो नेसेसरी हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आपको एक तरह से कि आपको ये वाला फंक्शन ओवरराइड करवाना ही करवाना पड़ेगा। अब ये वाला फंक्शन ओवरराइड करवाते ही आप दो क्रिकेटर्स को कंपेयर कर पाओगे कि भाई कौन क्रिकेटर छोटा माने, कौन क्रिकेटर बड़ा माने, कौन क्रिकेटर हायर प्रायोरिटी का माने, कौन क्रिकेटर छोटी प्रायोरिटी का माने, कम प्रायोरिटी का माने। लेकिन कंपेयर टू बेसिकली करेगा क्या, करता क्या है, या करना क्या चाहिए? तो कंपेयर टू पहली बात तो इंटीजर रिटर्न करता है। अब इंटीजर रिटर्न करता है तो क्या रिटर्न करता है? तो अगर मान लो आप बोलते हो कि भाई एक क्रिकेटर है C1 इज इक्वल्स टू न्यू क्रिकेटर, अभी के लिए मैं कोड में दिखा दूं एक बार, एक कोड में लिख दूं ये चीज। ठीक है, एक क्लास बना रहा हूं मैं, क्लास ऑफ क्रिकेटर। उस क्लास ऑफ क्रिकेटर में मैं क्या रख रहा हूँ, बताओ क्या क्या चीजें होती है? एक तो नाम रख देते हैं, कभी नाम के बेसिस पे सॉर्ट कर देंगे। और क्या होता है क्रिकेटर के पास? रन्स ले लेते हैं इंटीजर में, और इंटीजर में लेते हैं ना कि इंट में। और क्या होता है? एक चीज और बता दो बस।
एवरेज चलो ठीक है, एवरेज ले लेते हैं, एज एज ले लेते हैं, बेटर रहेगा, इंटीजर एज, क्योंकि भाई एज की बेसिस पे तुम अंदर बाहर हो सकते हो टीम से। तो पब्लिक क्रिकेटर अभी के लिए पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, इंटीजर रन्स इंटीजर एज, और बोल देंगे दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, दिस डॉट रन्स इज इक्वल्स टू रन्स। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही इस क्लास क्रिकेटर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बोल दिया जाएगा, किस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बोल दिया जाएगा, कंपैरेबल इंटरफेस को। पहली बात तो, अगर मैं क्रिकेटर्स की एरे बनाऊंगा और उस क्रिकेटर्स का प्रायोरिटी क्यू बनाना चाहूंगा, मतलब प्रायोरिटी क्यू ऑफ टाइप क्रिकेटर्स बनाऊंगा, तो क्या मेरा प्रायोरिटी क्यू कंफ्यूज हो जाएगा भाई, क्रिकेटर्स को कैसे सॉर्ट करें? अभी तो उसको पता ही नहीं क्रिकेटर्स कैसे सॉर्ट होते हैं, यस और नो? यस। उसको पता ही नहीं हायर प्रायोरिटी कौन है, लोअर प्रायोरिटी कौन है। तो अगर मैं ये लाइन लिख के दिखाऊं आपको, प्रायोरिटी क्यू PQ3 इज इक्वल टू न्यू PQ इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, अभी बस मैं एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर रहा, बस इतना ही लिख देता हूँ, इतना ही लिखने से देखना एरर आ जाएगा। और कुछ एरर तो कुछ और है हाल फिलहाल, तो एरर क्या है, कॉमा आना चाहिए था इधर। अब रन करते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है, आई डोंट नो ये, अरे बस चल तो गया, अभी तो चला है, लेकिन जैसे ही मैं एक भी इसमें क्रिकेटर ऐड करवाऊंगा, लेट से PQ3 में मैं ऐड करवाता हूँ एक नया क्रिकेटर, और वो है लेट से नाम है उसका रोहित, उसका रन्स है 450 या फिर 264, और उसका जो एज है वो है 34, आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्ट एज, बट एज्यूम कर लेते हैं। एक और मैं क्रिकेटर ऐड करवाता हूँ, लेट से विराट, उसका मैक्सिमम स्कोर है 183 और उसकी एज लेट से 33, आई डोंट नो। अगेन प्रायोरिटी क्यू डॉट 3 ऐड न्यू क्रिकेटर, एक लास्ट में क्रिकेटर और ऐड करवा देते हैं, दो और, एक दो सूर्य ऐड करवा देते हैं विद हाईएस्ट स्कोर। इसने भी 200 मार रखे है ना, इसने नहीं मारे, किसी और ने मारे हैं? किशन ने मारे हैं, ईशान किशन ने मारे 200। चलो ठीक है, इसकी तो एज कम है, लेकिन नहीं सॉरी, इसकी तो ज़्यादा है, 32 मान लेते हैं। और एक चौथा बंदा है अपना, धोनी। ये हाईएस्ट स्कोर अगेन 183 है, और इसकी एज है 40 मान लेते हैं अभी के लिए। ओके, सो अब जैसे ही मैं ऐड भी करवा दूंगा, रिमूव तो नहीं करवाओ, क्योंकि ऐड में भी कॉल होता है वो फंक्शन, तो कंपाइलेशन एरर आ गई अभी तो हाल फिलहाल, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस यूज हो गए, शायद से कम पैरेंथेसिस यूज हो गए ऊपर वाली लाइंस में, दोबारा कॉल कर दें। तो एक रन टाइम एरर आ गया, क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ गई, कंपैरेबल टाइप टाइप कुछ कुछ बहुत बड़ा सा एरर आ रहा है। कहना क्या चाहता है, सिंपल सी बात, अपीपीवाई वाले फंक्शन के अंदर, ऐड वाले फंक्शन के अंदर हमारा एक दिक्कत आ गई। अपीपीवाई फंक्शन के अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, हम फंक्शन यूज कर रहे थे कंपैरेबल, और कंपैरेबल के बाद हम क्या कर रहे थे, कंपेयर टू। तो कंपेयर टू फंक्शन हमने लिखा ही नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं, है क्या कंपेयर टू नाम का फंक्शन? नहीं। नहीं है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपनी खुद की बनाई हुई क्लास को, ताकि हमारी प्रायोरिटी क्यू या फिर जावा की प्रायोरिटी क्यू, कलेक्शन फ्रेमवर्क वाली प्रायोरिटी क्यू सपोर्ट कर पाए, खुद की बनाई हुई क्लास को, मतलब प्रायोरिटी क्यू ऑफ क्रिकेटर्स भी सपोर्ट हो जाए मेरी वाली प्रायोरिटी क्यू में भी और जावा वाली प्रायोरिटी क्यू में भी। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रिकेटर को बोलना पड़ेगा तो इम्प्लीमेंट कर कंपैरेबल। जैसे ही मैं ये इंप्लीमेंट करवाऊंगा कंपैरेबल ऑफ टाइप व्हाट, ऑफ टाइप क्रिकेटर ओनली, आपको टाइप भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऑफ टाइप क्रिकेटर। अब आपको एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, दैट इज पब्लिक इंट, इंप्लीमेंट इन द सेंस ओवरराइड करना पड़ेगा, और वो फंक्शन होगा पब्लिक इंट कंपेयर टू एक्स, एग्जैक्ट सेम रखना पड़ेगा। और जो पैरामीटर है वो क्या होगा, दूसरा वाला क्रिकेटर, क्रिकेटर अदर लिख देता हूँ मैं इसको। अब ये रिटर्न क्या करेगा, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट, कि भाई ये जो आपका कंपेयर टू वाला फंक्शन है ये क्या रिटर्न करने वाला है। इतनी बात समझ आ रही है, यहाँ तक बात समझ आई है सबको, कि कंपेयर टू करेगा क्यों चाहिए हमें, एक्चुअल में चाहिए क्यों, ये बात सबको समझ आई है? यस, उसको कंपैरेटर में मिलेगा। सॉरी, कंपैरेटर क्या? हाँ समझ रहा, समझ रहा, ठीक उसे है, कंपैरेटर में मिलेगा फिर।
अब ये जो कंपेयर टू फंक्शन है, अब इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें बॉडी क्या जाने वाली है। ये तो समझ लिया कि इसको लिखने कैसे वाले हैं। हमने बोलना है सबसे पहले जिस भी क्लास को हम, यूजर डिफाइंड क्लास को हम कंपेयर करना चाहें, तो उस पे कंपैरिजन का लॉजिक डालने के लिए हमें ये वाली चीज लिखनी पड़ती है। उसके लिए हमें ये वाला इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ता है। जिनको कुछ नहीं पता अभी इंटरफेस क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है, ऊप्स के बारे में इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, वो सिंपल सी ये बात रट लो कि ये चीज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी और ये चीज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, जहां पर ये क्रिकेटर की जगह जो भी आपकी क्लास की नाम होगी वो आ जाएगी। अब आपका ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? आपका फंक्शन रिटर्न करता है एक नेगेटिव वैल्यू। आपका फंक्शन रिटर्न करता है एक नेगेटिव वैल्यू अगर आप बोलते हो कि भाई जो पहला पैरामीटर है वो हायर प्रायोरिटी का एलिमेंट है एज कंपेयर टू दूसरा पैरामीटर। आपका फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो अगर वो एक नेगेटिव इंटीजर रिटर्न कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेस देन जीरो, तो आप बोलते हो कि फर्स्ट पैरामीटर, मतलब फर्स्ट पैरामीटर कौन है? मैं तो बोल रहा हूँ एक ही पैरामीटर पास करना है, तो फर्स्ट पैरामीटर सेकंड पैरामीटर कौन हो गया? कौन है दो ऑब्जेक्ट्स इस फंक्शन के अंदर? एक तो अदर है, और कौन दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है इसके पास? एक क्लास के अंदर हम खड़े हैं, एक क्लास के अंदर एक नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर हम खड़े हैं। एक नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर क्रिकेटर टाइप के ऑब्जेक्ट का हमारे पास है। दूसरा क्रिकेटर टाइप का ऑब्जेक्ट हमारे को कहाँ मिल जाएगा? उसी के अंदर की वैल्यूज। उसी के अंदर। वो उस कीवर्ड को बोलते क्या है? दिस। दिस। क्या मैं बोल सकता हूँ जिस भी क्लास के, जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं कॉल कर रहा हूँ, जिस भी ऑब्जेक्ट का ये कंपेयर टू कॉल हो रहा होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है क्या वो भी एक क्रिकेटर का ही ऑब्जेक्ट है? हाँ या ना? अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई रोहित डॉट कंपेयर टू, मतलब रोहित वाले ऑब्जेक्ट का कंपेयर टू चला दो और उसमें विराट वाले ऑब्जेक्ट को पास कर दो, तो इसमें एक ऑब्जेक्ट तो रोहित का हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट विराट का हो गया। दो ऑब्जेक्ट्स मिल गए जिनको कंपेयर कर पाए। भाई कंपेयर करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक चीज तो पैरामीटर में मिल रही है, दूसरी चीज जिसके थ्रू कॉल कर रहे हैं वो हो गई। हाँ या ना? तो एक तो हो गया रोहित, एक हो गया विराट। ये है जिसके थ्रू कॉल कर रहे हैं, वो होता है दिस। वो होता है दिस कि भाई जिसके थ्रू कॉल करते हैं वो उस फंक्शन के अंदर दिस के थ्रू प्रेजेंट होता है। अगेन दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स। और जो पास कर रहे हैं वो तो पास कर ही रहे हैं, उसका नाम हमने ले रखा है अदर। तो एक है दिस, एक है अदर। तो मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव वैल्यू तब लेते हैं, तब रिटर्न करते हैं जब दिस को हायर प्रायोरिटी एलिमेंट मानते हैं। दिस इज हायर प्रायोरिटी, दिस इज हायर प्रायोरिटी देन अदर। मतलब आप नेगेटिव वैल्यू तब भेजो जब आपको पहला वाला पैरामीटर या फिर दिस वाला पैरामीटर हायर प्रायोरिटी का एलिमेंट भेजना हो एज अदर। इक्वल वैल्यू, सॉरी ग्रेटर देन जीरो वैल्यू तब भेजते हैं जब आपको अदर वाला पैरामीटर हायर प्रायोरिटी का एलिमेंट चाहिए होता है। अदर इज हायर प्रायोरिटी एलिमेंट, अदर इज हायर प्रायोरिटी देन दिस। और इक्वल टू जीरो तब भेजते हैं जब दोनों की सेम प्रायोरिटी भेजनी होती है। both have same priority, both have same priority। अब इस लॉजिक के बेसिस पर हम सारा काम करेंगे। हम नेगेटिव वैल्यू तब भेजेंगे जब हमें दिस को हाईएस्ट प्रायोरिटी दिखाना हो, इक्वल टू जीरो वैल्यू तब भेजेंगे जब हमें सेम प्रायोरिटी दिखानी हो दोनों ऑब्जेक्ट्स की, और ग्रेटर देन जीरो तब भेजेंगे जब हमें अदर वाले ऑब्जेक्ट की हायर प्रायोरिटी दिखानी हो। तो मेरे को बताओ, लेट सपोज आई एम सेइंग कि भाई मेरा जो दिस ऑब्जेक्ट है ना वो रोहित वाला ऑब्जेक्ट है, उसमें नाम तो रोहित ही है और एज है 34 और रन्स है 264। दूसरा ऑब्जेक्ट है विराट, उसमें एज है 33 और रन्स है 183। अगर मेरे को ज्यादा रन्स वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है तो मेरे को क्या रिटर्न करना चाहिए? क्या मेरे को पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए इस वाले चीज में, या फिर नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए? रोहित डॉट कंपेयर टू विराट मैं लिखना चाहता हूँ, रोहित डॉट कंपेयर टू विराट। अगर मैं कॉल करूँ, मेरे को अगर एज के बेसिस पे सॉर्ट करना हो, एज जिसकी ज्यादा हो उसको मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूं, सॉरी एज जिसकी कम हो, यंग गाइस शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी, तो मेरे को पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए या नेगेटिव वैल्यू रोहित डॉट कंपेयर टू विराट में? क्या रोहित हायर प्रायोरिटी एलिमेंट है या विराट हायर प्रायोरिटी एलिमेंट है? यंगर बंदा ज्यादा प्रायोरिटी है, विराट। विराट ज्यादा हायर प्रायोरिटी है। तो अगर विराट ज्यादा हायर प्रायोरिटी है तो फिर मेरे को क्या एक पॉजिटिव वैल्यू देनी चाहिए या नेगेटिव वैल्यू देनी चाहिए? विराट पैरामीटर में अदर में है, विराट इज अदर, रोहित इज दिस।
पॉजिटिव वैल्यू देनी चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू देनी चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू देने के लिए मैं मे बी +1 रिटर्न कर दूंगा, +2 रिटर्न कर दूंगा, या फिर एक और चीज आप कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो, 34 - 33, 34 - 33 भी करोगे तो भी वो पॉजिटिव वैल्यू जाएगी। अभी के लिए मैं बोल देता हूँ +1 रिटर्न करना है। मान लो मेरे को जिसके ज्यादा रन है उसको हायर प्रायोरिटी देनी थी, जिसके मोर रन होंगे उसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी। तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट्स में से? किसको दोनों में से हायर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी? विराट। ज्यादा रन किसके हैं? ये 264 है भाई, ये विराट। 180। तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर पहले ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है तो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करते हैं या पॉजिटिव वैल्यू? नेगेटिव। अगर पहले एलिमेंट ज्यादा प्रायोरिटी है तो नेगेटिव वैल्यू, दूसरा एलिमेंट ज्यादा प्रायोरिटी है तो पॉजिटिव वैल्यू, दोनों की सेम प्रायोरिटी है तो 0 वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू कॉल कर रहे हो वो ज्यादा प्रायोरिटी का एलिमेंट है तो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करनी है, तो -1 रिटर्न कर दिया अभी के लिए मे बी। या फिर ये भी कर सकते थे 183 - 264, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी नेगेटिव वैल्यू। और अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई जिसका लेक्सिकोग्राफिकली नेम छोटा है वो पहले आना चाहिए, तो कौन पहले आना चाहिए? आर छोटा होता है, वी छोटा होता है? रोहित। रोहित पहले आना चाहिए, तो ये पहले आना चाहिए, तो ये हायर प्रायोरिटी है, तो पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू? नेगेटिव वैल्यू। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात थोड़ी बहुत? यस यस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंपेयर टू चलाता हूँ। ये तीनों लॉजिक्स पर एक एक करके चलाएंगे। सबसे पहले एज यंगर हायर प्रायोरिटी, यंगर एज हायर प्रायोरिटी। तो अगर मैं इस बेसिस पर चलाना चाहता हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर दिस की एज ज्यादा है अदर की एज से तो कौन ज्यादा प्रायोरिटी का बंदा है, दिस या अदर? बता दो। अगर दिस वाले ऑब्जेक्ट की एज अदर वाले ऑब्जेक्ट की एज से ज्यादा है तो हमारे को यंगर एज, अगर मैं बोल रहा हूँ हायर प्रायोरिटी चाहिए, छोटा बंदा ज्यादा प्रायोरिटी चाहिए, तो अदर ज्यादा प्रायोरिटी का है। अदर ज्यादा प्रायोरिटी का होता है तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करते हैं या नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करते हैं? पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो आप मे बी +1 रिटर्न कर दो। एल्स इफ अगर दिस डॉट एज इज लेस देन अदर डॉट एज तो किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है? दिस की। दिस की ज्यादा प्रायोरिटी जब होती है तो क्या रिटर्न करते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यू, कुछ भी, -1 -2 -3 एनीथिंग, तो वी आर रिटर्निंग -1। अदरवाइज अगर दोनों की सेम एज है तो सेम प्रायोरिटी है, कोई भी पहले रख लो कोई भी बाद में रख लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो एल्स रिटर्न 0 हम कर रहे हैं। 0 रिटर्न करना मतलब कोई भी पहले आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। तो अगर जैसे ही ये फंक्शन इम्प्लीमेंट हमने कर दिया, अब अगर मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली सारे बंदों को सॉर्ट करने की ट्राई करूं जब तक प्रायोरिटी Q3 का साइज जब तक ग्रेटर देन 0 है, तो मेरे को आइडियली सबसे पहले कौन कौन सा क्रिकेटर मिलना चाहिए? इन चारों क्रिकेटर में से सबसे कम एज किसकी है? दिख रहा है ना? अब दिख रहा है ना? सबसे कम एज किसकी है? सूर्य। तो आइडियली सबसे पहले सूर्या मिलना चाहिए, फिर विराट मिलना चाहिए, फिर रोहित मिलना चाहिए, फिर धोनी मिलना चाहिए। लेट्स सी अगर सब कुछ सही चलता है तो। पहले थोड़ी बहुत एरर भी आ गई, तो यहाँ पर कुछ कुछ हो गया, एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस यूज कर लिया। दोबारा चला कर देखते हैं। सो सबसे पहले हमारा सूर्य आ रहा है, इस पर एक न्यू लाइन डाल देते हैं इसके बाद, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सबसे पहले हमारे पास सूर्य आ रहा है, फिर विराट आ रहा है, फिर रोहित आ रहा है, फिर धोनी आ रहा है। ये हो गया अगर यंगर एज को हायर प्रायोरिटी देनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो कर रहा हूँ, ग्रीडी एल्गोरिथम्स यही इसी पर टिका हुआ है, और इतने सारे क्वेश्चन है ना लीड कोड पर जो इस कॉन्सेप्ट पर टिके हुए हैं, कंपेयर टू वाले कॉन्सेप्ट पर। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कंफ्यूजिंग होता है बहुत। बहुत लोग सोचते हैं पता नहीं क्या ही हो गया, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। होती इतनी सी बात है कि भाई हायर प्रायोरिटी जिसको देते हैं उसके बेसिस पर प्लस या -1 रिटर्न करना होता है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करनी होती है। मैं जनरली +-1 पे खेलता हूँ, ये इजी होता है। इफ एल्स तो लगाना है, वो सब रटना मत, दिस माइनस अदर अदर माइनस दिस, वो सब कंफ्यूजिंग होता है। ये वाला ज्यादा बेटर है कि दिस को हायर प्रायोरिटी देनी हो तो -1 रिटर्न करो, अदर को हायर प्रायोरिटी देनी हो तो +1 रिटर्न करो, दोनों को सेम प्रायोरिटी देनी हो, कोई भी पहले आ जाए कोई भी बाद में आ जाए तो 0 रिटर्न करते हैं।
तो ये तो हो गया अगर आपकी यंगर एज थी। अब मेरे को अब थोड़ा ट्राई करके बताना है आप लोगों को ही। मैं चाहता था दूसरा था मोर रन हायर प्रायोरिटी। तो मेरा मोर रन हायर प्रायोरिटी है, तो पहली बात इफ एल जो लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा? अगर यंगर एज हायर प्रायोरिटी थी तो इफ एल्स एज के ऊपर लगा था। अगर मोर रन हायर प्रायोरिटी है तो इफ एल्स किसके ऊपर लगेगा? रन्स के ऊपर ही, कि जिसके रन्स ज्यादा होंगे उसके बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे। यस। जी तो अगर दिस के रन्स पहले वाले ऑब्जेक्ट के रन्स दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के रन से ज्यादा होते हैं तो कौन ज्यादा प्रायोरिटी का बनता है? अदर रन वाला रिटर्न अदर वाला। और अदर वाला हायर प्रायोरिटी होता है तो क्या वैल्यू रिटर्न करते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो कुछ भी रिटर्न कर दो पॉजिटिव में, एक +1 रिटर्न कर दिया। एल्स इफ अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई दिस डॉट रन्स कम है अदर डॉट रन से, तो कौन ज्यादा प्रायोरिटी का बनता है? इस वाले में दिस हायर प्रायोरिटी था, दिस वाला हायर प्रायोरिटी था, तो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करते हैं। गलत बोल दिया आपने। दिस वाला ज्यादा रन्स का था, हायर प्रायोरिटी था, तो -1 रिटर्न करो। अब अदर वाला ज्यादा रन्स का है, तो अदर वाला अगर हायर प्रायोरिटी होता है तो कौन मतलब क्या रिटर्न करते हैं? तो +1 रिटर्न कर दो, पॉजिटिव वैल्यू। वरना अगर दोनों सेम प्रायोरिटी है तो रिटर्न 0 कर दो। तो एक बार अब चला कर देखते हैं। अब आइडियली बताओ भाई, इन चारों में से सबसे पहले कौन पॉप होना चाहिए? सबसे ज्यादा रन्स किसके हैं? रोहित शर्मा। ठीक है, तो सबसे पहले रोहित, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा रन्स विराट के हैं। तो अब विराट और धोनी दोनों के सेम रन्स है, तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि अगर दो जनों के सेम रन्स है तो रन सेम है, तो उसके बाद फिर अब आप एज के बेसिस पे सॉर्ट कर दो, या फिर हाईएस्ट स्कोर के बेसिस पर, या किसी और चीज के बेसिस पे सॉर्ट कर दो। मतलब आप बोल रहे हो कि भाई रन्स पहले वाले के ज्यादा है, नहीं तो क्या दूसरे वाले के ज्यादा है, नहीं तो दोनों के सेम है, तो अब मे बी आप एज के बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हो। तो अगर दिस डॉट एज लेट्स से लेसर देन अदर डॉट एज, तो जिसकी एज कम है उसको प्रायोरिटी देना। तो इस वाले केस में -1 और इस वाले केस में +1। तो अब क्या हो जाएगा? अब आपकी जिसकी एज कम होगी उसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी अगर दो जनों के रन सेम है तो अब रोहित विराट धोनी फिर सूर्या। अगर मैं जिसकी एज ज्यादा होती उसको हायर प्रायोरिटी देता, तो धोनी और विराट में पहले कौन आ जाता? जिनके दो जनों के जिनके रन सेम है। तो अगर ज्यादा एज वाली को हायर प्रायोरिटी दे रहा हूँ तो धोनी पहले आता, धोनी। रोहित धोनी विराट सूर्या। सो इज इट लिटिल बिट गेटिंग क्लियर? मतलब और अच्छे से डिस्कस करना अभी पड़ेगा मुझे लग रहा है, और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ आइडिया लग पा रहा है, कुछ कुछ आइडिया लग पा रहा है कि कैसे खुद के बनाई हुई क्लास में कंपैरेटर लॉजिक लगाना है और उसको फिर कैसे यूज करना है। इसको रिपीट करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, क्योंकि अभी कंपैरेटर कंपैरेबल तो पढ़ लिया लेकिन कंपैरेटर नहीं पढ़ा, तो कंपैरेटर भी पढ़ना है और खुद की क्लास में कंपैरेटर को भी इम्प्लीमेंट करना है। ये अभी हमने खुद की क्लास में कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट करने का जो कोड था वो देख लिया, ये कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट करने वाला कोड था। तो इस वाले कोड को अगेन मैं पूरे के पूरे कोड को क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। गो थ्रू करना एक बार प्लीज। और नेक्स्ट क्लास में यार अगेन ऐसे ही मत उठ के आ जाना, थोड़ा बहुत पढ़ के आया करो तो मजा आएगा मेरे को भी पढ़ाने में और आप लोगों को भी पढ़ने में। मुझे पता है कुछ लोगों को अभी तक डाउन पी पाए अपी पी पाए मतलब याद ही नहीं है। लास्ट क्लास वाली टॉपिक चलो मैं मानता हूँ होली वगैरह थी, लेकिन बट स्टिल अब वाली क्लास का कम से कम एटलीस्ट थोड़ा बहुत जितना भी समझ आया है वो रिवाइज करने की ट्राई करोगे। हाँ जी। ठीक है, वरना ना मतलब इतना इजी सा टॉपिक ना, मैं ये तभी कह रहा था पहली वाली क्लास में कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट मेरे को एक तो इसी में दिखते हैं, हैश मैप में और एक हीप में। हीप और हैश मैप यहीं पे सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट दिखते हैं, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका हीप में आ जाता है और बाकी आपका हैश कोड वाला कॉन्सेप्ट हैश मैप में आ जाता है। दोनों ऊप्स से रिलेटेड है, तभी मैंने बोला था कि ऊप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सेंस में हो जाता है कि ऊप्स आती हो तो डीएसए बहुत ईजी लगती है, इतने मुश्किल मुश्किल डेटा स्ट्रक्चर्स इजी लगते हैं। ऊप्स नहीं आती होगी तो ये वाले सिंटैक्स समझ आ जाएंगे नो डाउट, लेकिन थोड़ा मुश्किल लगता है कि भाई क्या ही हो गया एकदम से, क्या कहाँ से कहाँ बात पहुंच गई। पहले तो हीप बना रहे थे या पीपीफाई डाउन पे रिकर्जन चल रहा था, अब ये क्या ही हो गया एकदम, मतलब कंपेयर टू कहाँ से लगा दिया, लेस देन सिंपल क्यों नहीं अच्छा रहा, ये जेनरिक्स कहाँ से आ गए बीच में, जेनरिक्स आ भी गए तो फिर ये कंपेरेटिव में ये कहाँ से आ गया, ये कंपेरेबल कहाँ से आ गया, ये सब थोड़ा बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है एकदम।
तभी एक बार गो थ्रू करना दोबारा से, और फिर इसको रिपीट भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो इज इट क्लियर एटलीस्ट 50%? हाँ जी। ओके, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और अभी डाउट नहीं ले पाऊंगा यार मैं, ऑलरेडी टाइम हो गया ऊपर। अगर शिवांश आपके कुछ डाउट्स हैं भी तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। हेलो। हाँ अभिषेक। भैया वो वीडियो लॉक हो गई है, उसको ओपन कर देना। मतलब लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं अपलोड हुआ था। अच्छा ठीक है, मैं अपलोड कर दे दूंगा। हाँ, ओके भैया, थैंक यू। ओके।